दोस्तों, आपको मेरी बात सुनकर हंसी आएगी, लेकिन यकीन मानो मैं सच बोलूँगा। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खरीदा होगा, जो समय के साथ खराब हो गई होगी या भविष्य में खराब होने वाली होगी। आप बता सकते हैं कोई ऐसा सामान जो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहे और आप चाहकर भी उससे दूर ना हो पाएँ? कमेंट में ज़रूर बताना, मैं जानना चाहूँगा। वैसे मैं अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम रामानंद है। अभी मेरी उम्र 81 साल है। अब मैं आपको अपने जीवन की कहानी बताना चाहूँगा। मैं एक पेंटर हूँ, घर पोतने वाला पेंटर नहीं, आर्टिस्ट जो चित्रकला करता है। मेरे द्वारा बनाई गई पेंटिंग लाखों में बिकती है और मुझे सिर्फ पेंटिंग करने का ही नहीं बल्कि पेंटिंग खरीदने का भी शौक़ है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है। एक बार मेरे शहर में पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा हुआ था। बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, उनमें से मैं भी एक था। और उस एग्जीबिशन में मेरी भी पेंटिंग लगी हुई थी। मैं वहां जाकर अच्छी अच्छी पेंटिंग देख रहा था। वहां लोग लाखों में पेंटिंग खरीद रहे थे, लेकिन मैंने एक भी पेंटिंग नहीं खरीदी। मुझे एक ऐसी यूनिक पेंटिंग चाहिए थी जिसे देखकर मेरी आंखों को अच्छा लगे। मुझे पेंटिंग में दिलचस्पी न लेते देख एग्जीबिशन के ऑनर ने कहा, क्या हुआ रामानंद, पेंटिंग पसंद नहीं आ रही है? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिल को जो छू जाए ऐसी पेंटिंग नज़र नहीं आ रही है। तब एग्जीबिशन के ऑनर ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, तो चलो मेरे साथ। कुछ यूनिक पेंटिंग आई है मेरे पास, उन्हें दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो। फिर मैं उनके साथ जाने लगा। वो मुझे बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर ले गए। वहाँ ऊपर 10 पेंटिंग रखी हुई थी। एग्जीबिशन के ऑनर ने कहा, रामानंद, यहाँ 10 पेंटिंग्स रखी हुई हैं, ज़रूर तुम्हें इनमें से एक पसंद आ ही जाएगी। यह बोलकर वो पेंटिंग पर से एक एक करके कपड़े हटाने लगा। मुझे उनमें से एक पेंटिंग दिखी जो बहुत ही खूबसूरत थी। वो पेंटिंग किसी महल की थी। उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो महल आपके सामने हो। मैंने तुरंत उस एग्जीबिशन के ऑनर से कहा, ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, इसका प्राइस क्या होगा? तब उस एग्जीबिशन के ऑनर ने कहा, क्या बात है रामानंद, बिल्कुल सही चीज़ चुना है। ये चीज़ कल ही किसी ने दिया था। ये पेंटिंग एक खंडहर से मिला था। कहते हैं कि ये पेंटिंग 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इस पेंटिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये पेंटिंग इतनी पुरानी होगी। वैसे इस पेंटिंग की कीमत 10 लाख रुपए है। मैंने कहा, ठीक है, इस पेंटिंग को पैक कर दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद मैं उस पेंटिंग को लेकर अपने घर आ गया। वो पेंटिंग इतनी सुंदर थी कि मैंने उस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगा दिया। उस पेंटिंग को देखकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि ऐसी अनोखी चीज़ बहुत किस्मत से मिलती है। ऐसा मैं उस समय सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी किस्मत नहीं बदकिस्मती है। मैंने उस पेंटिंग को अपने बेडरूम में सजा दिया, फिर कुछ काम करने लगा। रात का समय हो चुका था, इसलिए मैं खाना खाने के लिए किचन में चला गया। मेरी एक आया है जो शाम को खाना बनाकर चली जाती है, लेकिन आज किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं हैरान हुआ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मैंने तुरंत अपने आया को फ़ोन लगाया और उससे पूछा, आज आपने शाम को खाना नहीं बनाया? तब आया ने जो बात कही वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। आया ने कहा, नहीं साहब, मैं तो खाना बनाकर आई थी। यह सुनकर मैंने फ़ोन रख दिया। आया को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। अगर आया ने खाना बनाया है तो खाना गया कहाँ? कुछ देर मैं इसके बारे में सोचता रहा, फिर मैंने इसको इग्नोर किया और खाना होटल से ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद खाना आ गया।
और खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए बेडरूम में चला गया। अगले दिन मेरी नींद पानी के गिरने की आवाज़ से खुली। पानी गिरने की आवाज़ बाथरूम से आ रही थी, जैसे शावर चालू हो। मैं यह सुनकर डर गया था, क्योंकि मेरे अलावा मेरे घर में और कोई भी नहीं रहता। इसलिए बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ मुझे डरा रही थी। मैं धीरे से अपने बेड से उठा और दबे कदमों से बाथरूम की तरफ जाने लगा। बाथरूम के पास पहुंचकर मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैंने तुरंत दरवाजे को बाहर से लॉक किया, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि कोई बाथरूम में है। मैंने तुरंत मेन गेट पर फ़ोन किया और सिक्योरिटी गार्ड को अपने बेडरूम में बुलाया। वो 2 लोग थे। मैंने उन दोनों को पहले डांटा कि कैसा सिक्योरिटी कर रहे हो, कोई भी मेरे कमरे तक आ रहा है। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। कोई है जो मेरे बेडरूम में नहा रहा है, शावर चालू है, अंदर से दरवाज़ा बंद है। यह सुनकर दोनों बाथरूम के पास गए और बाथरूम का दरवाज़ा बड़े आराम से खोल दिया। यह देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने जाकर बाथरूम के अंदर देखा। शावर चल रहा था, लेकिन बाथरूम में कोई भी नहीं था। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर कोई भी नहीं है, ये बाथरूम का दरवाज़ा जाम हो गया होगा और आप शावर चालू करके भूल गए होंगे, इसलिए आपको भ्रम हो गया होगा। मैंने कहा, ठीक है, अब मुझे मत सिखाओ, चलो जाओ गेट पर और अच्छे से ध्यान रखना, मेरे बिना परमिशन के कोई भी अंदर आ ना पाए। फिर वो दोनों चले गए। उन दोनों के जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैंने शावर चालू छोड़ा था या नहीं। अगर शावर चालू छोड़ देता तो कल भी मुझे पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन कल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक बात, ये दरवाज़ा मेरे इतना जोर देने से भी नहीं खुला और बाद में इतने आसानी से खुल गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इतना सोचूंगा तो पागल हो जाऊंगा, छोड़ो ये सब। फिर मैं तैयार हो गया। मुझे एक यूनिक पेंटिंग बनानी थी। मुझे उसके लिए एक विजन की ज़रूरत थी, टॉपिक की ज़रूरत थी जो सबसे यूनिक हो। मैं बैठकर यही सोच रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसने धीरे से मेरे कानों में कहा, क्या सोच रहा है, कोई मदद चाहिए तो बोल। यह सुनकर मैं अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं था। अब सच में मुझे डर लगने लगा था। ऐसी घटना धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी। शुरुआत में मैंने इन चीज़ों को भ्रम माना, लेकिन धीरे धीरे ये भ्रम सच्चाई की सूरत लेने लगी। घर में अपने आप टीवी का ऑन होना और कुछ देर बाद अपने आप ही ऑफ हो जाना, खाना का लगातार गायब होना, रोज़ सुबह बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आना, आधी रात को किसी के चलने की आवाज़ आना, ये सब कुछ एक आम बात हो गई थी। मेरे घर में काम करने वाले थोड़ा मुझे पागल समझने लगे थे, लेकिन मुझे एहसास था कि कोई मेरे साथ मेरे घर में रह रहा है, लेकिन वो किसी को दिखता नहीं। एक दिन मैंने ठान लिया कि जो भी शक्ति है, मैं उसे अपने घर से बाहर फेंक कर ही रहूँगा। मैंने आया को बोला, आज जल्दी खाना बना देना। आया ने वैसा ही किया। मैंने सभी नौकरों को जल्दी छुट्टी दे दिया और घर की सारी लाइट ऑफ करके सोफे पर बैठ गया। पूरे घर में घना अंधेरा हो गया था। कुछ समय मैं ऐसे ही बैठा रहा, तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। वो सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज़ थी, ठक 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 ठक। उन कदमों की आवाज़ के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जब मैंने उन सीढ़ियों की तरफ देखा तो मुझे 2 लाल आंखें दिखी जो बहुत ही डरावनी थी।
वो कदमों की आवाज़ किचन में जाकर रुकी और कुछ देर बाद उन कदमों की आवाज़ फिर से आने लगी। वो कदमों की आवाज़ इस बार सीढ़ियाँ चढ़ने की थी। मैं उन कदमों की आवाज़ का पीछा करने लगा जो मेरे बेडरूम की तरफ जा रही थी। उसके बाद वो आवाज़ गायब हो गई। मेरे पहचान में एक तांत्रिक थे जो इन विषयों में अच्छी पकड़ रखते थे। अगले दिन मैंने उन्हें बुला लिया और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तब उन्होंने मेरे घर को अच्छे से देखा और लास्ट में जाकर उस पेंटिंग के पास रुके। मैंने उन्हें उस पेंटिंग के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा, ये कोई आम पेंटिंग नहीं है, ये एक दरवाज़ा है जो दूसरी दुनिया को इस दुनिया से जोड़ती है। ये जो महल दिख रहा है, ये एक जिन्नात का महल है जो दूसरी दुनिया में असल में है। वो जिन्नात अपने महल से निकलकर इस पेंटिंग के जरिए उस दुनिया से इस दुनिया में आता है। यह सुनकर मैंने कहा, इस जिन्नात से बचने का कोई रास्ता है? तब उस तांत्रिक ने कहा, हाँ है। इस पेंटिंग को अपने से दूर कर दो। रात को मैं आऊँगा और एक पूजा करूँगा और इस पेंटिंग को जला दूँगा। उस रात को वो तांत्रिक फिर से आया। उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा पूरा हो चुका था, अब पेंटिंग को जलाने का काम बाकी था। लेकिन जैसे ही हम दोनों ने पेंटिंग को छुआ, वो जिन्नात अपना पूरा असर दिखाने लगा। घर के सामान हम दोनों पर अपने आप गिरने लगे, जिससे हमें चोटें लगने लगी। उस तांत्रिक को तो फर्स्ट फ्लोर से उठाकर ग्राउंड फ्लोर पर पटक दिया था। उसके बाद मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैंने इसी तरह कई तांत्रिक को बुलाया, लेकिन सबकी हालत बद से बदतर हुई और मुझे भी बहुत चोट लगती थी। पेंटिंग को अपने से दूर करने के चक्कर में 3 घर बदल दिए, लेकिन पता नहीं वो पेंटिंग कैसे अपने आप मेरे बेडरूम में आ जाता। मैंने उस पेंटिंग को बेचने की भी कोशिश की, लेकिन जो खरीदने आता वो सभी किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते और मारे जाते। कभी कभी मेरे शरीर में भी अपने आप जलने और कटने के निशान आ जाते हैं। मेरे घर में ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। आज इस घटना को होते हुए 46 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं जिन्नात के खौफ से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। मेरा नाम वैभव है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। अच्छी सैलरी थी, अच्छे दोस्त थे और अच्छे घर वाले। कभी कोई भी प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में नहीं हुई। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कंपनी के काम से बगल वाले शहर में भेजा था, जहां मुझे एक बिजनेस मीटिंग करनी थी। वो मीटिंग सुबह होने वाली थी और करीब 2 घंटे चलने वाली थी। मैंने सोचा था कि सुबह उस शहर में जाकर मीटिंग करके रात होने से पहले अपने शहर वापस आ जाऊंगा, लेकिन इसे मेरी बदकिस्मती समझो या कुछ और, वह मीटिंग सुबह हो ही नहीं पाई। मेरी मीटिंग जिसके साथ थी वह सुबह आ ही नहीं पाए, इसलिए वो मीटिंग शाम को शुरू हुई और वो मीटिंग खत्म होते होते रात के करीब 8 बज गए। वो मीटिंग मेरी सफल रही, इसलिए मैं बहुत खुश था। और मीटिंग सफल होने की बात मैंने अपने बॉस को बताई, इसलिए मेरे बॉस भी बहुत खुश थे। मीटिंग होने के बाद शहर में अब रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं रात को ही अपने शहर के लिए निकल गया। मैंने सोचा था कि रात के 1 या 2 बजे तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा और कल सुबह अपने ऑफिस पहुंचकर सभी को यह गुड न्यूज़ दूंगा। वहां से निकलकर मेरी गाड़ी हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। मुझे जल्द से जल्द अपने शहर वापस आना था। करीब 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद मुझे चाय पीने की इच्छा हुई और मैं चाय पीने के लिए एक ढाबे पर रुक गया। चाय पीने के बाद
जब मैं वहाँ से निकला तो वहाँ से लगभग कुछ दूर आने पर ही मुझे रोड पर कुछ चमकता हुआ दिखा। उस चीज की चमक बहुत ही तेज थी, इसलिए उस चीज को देखने के लिए मैं वहाँ रुका। जब मैं उस चीज के करीब गया तो उस जगह पर एक गोल सर्कल बना हुआ था। उसके बीचों बीच एक चमकदार छोटा सा पैंडल था। उस पैंडल की चमक को देखकर मैंने उसको अपने हाथों में उठा लिया। जब मैंने उस पैंडल को देखा तो वह सोने का लग रहा था, लेकिन सोने से भी ज्यादा उस पैंडल में चमक थी। अपने लिए कहूँ या सबके लिए, ये एक यूनिक चीज थी। इस चीज को देखकर मैं काफी खुश हो गया और मैंने उस पैंडल को अपने ऊपर वाली जेब में रख लिया और फिर मैं अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचने के बाद मैं इतना थक चुका था कि मैंने कपड़े भी नहीं बदले और मैं वैसे ही जाकर सो गया। जब अगले दिन सुबह मैं उठा तब मेरे सीने में दर्द हो रहा था। यह दर्द शरीर के कटने जैसा था, इसलिए मैं तुरंत शीशे में जाकर अपने सीने को देखने लगा। सीने में एक निशान बना हुआ था। वह निशान किस चीज का था वह मुझे नहीं पता, लेकिन वह निशान लाल रंग का था। तभी अचानक मुझे याद आया कि यह निशान जो मेरे सीने में बना हुआ है वो उस पैंडल में भी बना हुआ था, जिसे मैं कल रात उस रास्ते से उठाया था। इसलिए मैं तुरंत अपने शर्ट की जेब को चेक करने लगा। मैं उस पैंडल को देखना चाहता था, लेकिन वह पैंडल मुझे मेरे शर्ट की जेब में नहीं मिला। इसलिए मैंने अपने पैंट की जेब को चेक किया, लेकिन उसमें भी वह पैंडल नहीं था। मैंने सोचा कि लगता है गाड़ी में ही पैंडल को भूल गया हूँ, इसलिए मैं दौड़कर अपने गाड़ी के पास पहुँचा और गाड़ी खोलकर गाड़ी को अच्छे से चेक किया, लेकिन वह पैंडल मुझे गाड़ी में भी नहीं मिला। इसलिए मैं अपने घर वापस आ गया। मैंने सोचा कि जाने दो, कहीं वह पैंडल गिर गया होगा। इसलिए मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तभी मुझे किसी ने मेरे नाम से बुलाया, वैभव, वैभव। मैं तुरंत अपने चारों तरफ देखने लगा। कौन कौन मुझे बुला रहा है? मैं उस समय अपने घर में ही था और मेरे अलावा मेरे घर में कोई भी नहीं था। तो यह आवाज किसका था? मुझे कोई भी दिख नहीं रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। लेकिन दिन था, इसलिए मुझ में कुछ हिम्मत थी। मैंने अच्छे से पूरे घर को चेक किया, लेकिन कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम है, इसलिए मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन एक बात अजीब थी। मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह आवाज़ बिल्कुल धीरे धीरे से मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और ऑफिस पहुंचकर अपनी सफलता को एंजॉय किया। जब मैं रात को वापस अपने घर आया तो मुझे फिर से किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया, वैभव, वैभव। सच में उस समय मैं बहुत डर गया था, क्योंकि उस समय कोई भी मेरे आसपास नहीं था और मेरा नाम मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। अब मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि कौन है जो मुझे बार बार बुला रहा है, मेरा नाम ले रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा, क्योंकि अगर सच में कोई मुझे बुलाता तो मुझे वह जरूर दिखता। हाँ, ये मेरा भ्रम ही होगा। फिर मैं घर पहुंचा और सोने के लिए अपने रूम में चला गया। जैसे ही मैं सोने के लिए बेड पर लेटा, वैसे ही फिर से मुझे मेरे नाम से किसी ने बुलाया। मैंने तुरंत कहा, कौन है जो बार बार मेरा नाम ले रहा है? तभी मुझे फिर से एक आवाज़ सुनाई दी, शैतान हूँ मैं।
मैंने कहा, कौन? शैतान? कौन हो तुम? अगर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सच सच बताओ, कौन हो तुम? तभी अचानक से मेरे सामने एक काले रंग की परछाई आ गई जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उस चीज को देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं तुरंत अपने घर से बाहर की ओर भागा। भूत! मेरे घर में भूत है! ऐसा चिल्लाते हुए मैं अपने पड़ोसी के घर पहुंचा और जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाने लगा। मेरे पड़ोस के अंकल ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उसके बाद वह मेरे घर आए और उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा, लेकिन वह काला साया कहीं नहीं दिखा। अंकल मुझसे कहने लगे, नशा करके आए हो या कोई डरावनी फिल्म देखी है? मैंने कहा, नहीं सच में अंकल, आज सुबह से कोई मेरे नाम से मुझे बार बार बुला रहा है और आज रात तो मैंने एक काला साया भी देखा है जो बहुत ही डरावना दिख रहा था। मेरी ऐसी बातों को सुनकर वो अंकल जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे, अगर कुछ होता तो मुझे भी तो दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मैंने उनसे कहा, अंकल वो इंसान नहीं है, वो कोई भूत है, कोई शैतान है। तब अंकल ने कहा, भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता, बस यह हमारे मन से बनाए गए अंधविश्वास हैं, हमारा भ्रम है। यह बोलकर वो अंकल मेरे घर से चले गए। उन अंकल के जाने के बाद मुझे फिर से वो काला साया मेरे घर पर ही दिखा और उस काले साये ने मुझसे कहा, मैं शैतान हूँ और तुम इस दुनिया में मेरा प्रतिनिधित्व करोगे। अलग अलग समय में अलग अलग लोग मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने उस शैतान से पूछा कि मैं ही क्यों? तब उस शैतान ने कहा, वो पैंडल उठाकर तुमने खुद मुझे चुना है। वो पैंडल जिसके पास होता है उसके छाती पर मेरा निशान बनता है, वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। यह कहकर वो गायब हो गया। वो पूरी रात उस शैतान के बारे में सोच सोच कर मैं डरता रहा। जब अगले दिन सुबह मैं अपने ऑफिस के लिए निकला तो मैंने देखा कि एक बच्चा रोड पर साइकिल चला रहा था। तभी मुझे उस शैतान की आवाज़ सुनाई दी, इस बच्चे को अपनी गाड़ी से कुचल दे। मैंने कहा, पागल है क्या? क्या बकवास कर रहा है? यह मुझसे नहीं होगा। तभी मेरे हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग घूम गई और मेरी गाड़ी उस लड़के की तरफ जाने लगी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ में मेरा काबू ना हो। बहुत ही मुश्किल से मैंने गाड़ी को रोका और लड़के को उस शैतान से बचाया। तभी वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा, और कहा, ये तो शुरुआत है, तुम मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तुम्हें बुरा, बहुत बुरा बनना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन है। जैसे जैसे तुम्हारे सीने का निशान लाल और लाल होता जाएगा, वैसे ही धीरे धीरे मैं तुम्हारे शरीर में समाता जाऊंगा और 30वें दिन ये शरीर मेरा होगा। और एक बात, आज 3रा दिन है। यह सुनते ही मैं ऑफिस ना जाकर एक तांत्रिक के पास चला गया। उस तांत्रिक ने मुझ पर तंत्र विद्या की और मुझे एक ताबीज भी बना कर दिया, लेकिन उस शैतान के सामने सब कुछ बेकार था। मैं अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग बाबाओं अघोरियों से मिला, लेकिन सब कुछ बेकार था। वो निशान मेरे सीने से जा ही नहीं रहा था, बल्कि दिन ब दिन वो निशान और भी लाल होते जा रहा था। मेरा कंट्रोल धीरे धीरे मेरे शरीर से जा रहा था। उस समय आप बहुत मजबूर महसूस करते हैं जब आप करना बहुत कुछ चाहते हो और कुछ ना कर पा रहे हो। मैं वो हर तिक्रम भिड़ा चुका था जिससे उस शैतान से मेरा पीछा छूट जाए, लेकिन वो शैतान बहुत शक्तिशाली था। उसे मैं शैतान कहूँ या भूत,
या कुछ और, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिन बीतने के साथ मेरे पास बहुत कम समय ही होता था जब मेरे शरीर में मेरा कंट्रोल हो। जब मेरे शरीर पर उस शैतान का कब्जा होता तो वो बहुत अजीब अजीब काम करता। उसके सारे काम तो मुझे याद नहीं थे, लेकिन कुछ काम याद रह जाते। जैसे कब्रिस्तान में जाकर वो मुर्दों को खाता था। एक दिन उसने रोड पर चलती एक महिला को चलती गाड़ी के सामने धक्का दे दिया। उस शैतान की अजीब हरकतों की वजह से मैंने अपने आप को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो शैतान मुझे मारने भी नहीं देता था। मुझे पता था कि जब वो शैतान मेरे शरीर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा तब मुझे कुछ याद नहीं रहेगा और मैं किसी को कुछ बता नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने एक डायरी लिखने का फैसला किया। आज 29वां दिन है और कल वो आखिरी दिन है जिस दिन वो शैतान पूरी तरीके से मेरे शरीर पर कब्जा कर लेगा। इसलिए मैं ये डायरी अपने भाई को भेज रहा हूँ जो गांव में रहता है। लोग उस शैतान की हरकतों को देखकर मुझे गलत समझ रहे होंगे, लेकिन यकीन मानो वो मैं नहीं हूँ। हाँ, ये आखिरी लाइन लिखकर मैं अपनी डायरी को समाप्त कर रहा हूँ। कभी भी अनजान चीज़ों को हाथ ना लगाएं। क्या पता कौन सी मुसीबत आपके पीछे पड़ जाए। कहते हैं कि कलयुग में सभी पापी हो जाएंगे और भगवान अवतार लेकर सभी पापियों का अंत करेंगे। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि मुझे लगता है कि वो दिन जब भगवान अवतार लेंगे ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि क्राइम करने वाले बढ़ते जा रहे हैं और ये जो भी क्राइम हो रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियाँ भी शामिल हैं। ऐसी ही एक घटना हुई थी जो बहुत ही अजीबोगरीब थी, जिसमें मुझे प्रत्यक्ष रूप से काली शक्तियों के दर्शन हुए थे। वैसे मेरा नाम विक्रम है, मैं एक पुलिस वाला हूँ। उस समय मेरी पोस्टिंग मेघालय के एक छोटे से टाउन में थी। मैं वहाँ लगभग 1 साल काम कर चुका था। वहाँ बड़े बड़े क्राइम तो नहीं होते थे, बस छोटे मोटे केस आते थे। जिंदगी आराम से चल रही थी जब तक वो केस नहीं आया। सुबह का समय था, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा था कि मैंने देखा कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि एक छोटी सी बच्ची की हत्या हो गई है। वो सभी पास के गांव वाले थे। उन सभी लोगों में उस मरी हुई लड़की के पिता भी शामिल थे जो सिर्फ रो रहे थे। उनके चेहरे से एक पिता का दर्द झलक रहा था। मैं अपनी टीम को लेकर वारदात की जगह पर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैंने कांस्टेबल को बोलकर भीड़ हटवाई और उस मृत शरीर का निरीक्षण किया। उस छोटी सी बच्ची के शरीर में कोई कट के निशान नहीं थे। उसके शरीर को देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई हो। बस उसका शरीर पूरा सूख गया था, जैसे उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया गया हो। उसके गले में 2 दांतों के निशान दिख रहे थे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और हाँ, उस बच्ची का मृत शरीर गांव से सटे जंगल में पाया गया था। मैंने उस मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद मैं पूछताछ में लग गया। सबसे पहले मैंने उस मरी हुई बच्ची के घर वालों से पूछा, ये बच्ची जंगल में कैसे आई? तब उस बच्ची की मां ने रोते हुए बताया, रात के 11 बज रहे थे, ये खाट में सो रही थी और मैं भी सोने जा रही थी। तभी एक पूरी तरह से काली औरत वहां आई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उस औरत को देखकर मैं डर गई और चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं चिल्ला ही नहीं पाई। मेरी आंखें सिर्फ उन 2 लाल आंखों को देख रही थी। वो औरत भी अपने 2 लाल आंखों से मुझे देख रही थी। मुझे देखते हुए आराम से चलकर वो मेरी बच्ची के पास आई।
जब वो मेरी बच्ची को लेकर जाने लगी तब मैं जोर से चिल्ला पाई। मेरी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर घर के सभी लोग आ गए। उन सभी ने उस डरावनी औरत को देखा, उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो औरत मेरे आंगन की दीवार को एक छलांग में फांद कर निकल गई। इस कहानी को सुनकर मैं चौंका जरूर, लेकिन फिर मैंने उस लड़की के पिता से पूछा, वो आंगन की दीवार कितनी ऊंची है? उसके पिता ने कहा 10 फुट होगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, एक ही छलांग में दीवार पार हो गई? उसके पिता ने कहा, हाँ, और हम लोग घर के बाहर भी दौड़ कर आए, लेकिन वो हमें नहीं दिखी। मुकुल उस समय बाहर था, उसने देखा था। मैंने कहा, अब ये मुकुल कौन है? तब वहाँ खड़ा एक आदमी मेरे पास आया और कहा, साहब, मेरा नाम मुकुल है। फिर मैंने पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने बताया, एक काली औरत बिल्कुल परछाई की तरह थी। उसके पास इनकी बेटी थी जो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, और वो औरत बहुत तेज थी, जो बहुत तेजी के साथ लंबी लंबी छलांग लगाते हुए घर के ऊपर से कूदते फांदते जंगल की तरफ चली गई। तब उस बच्ची के पिता ने बताया, मुकुल की बात सुनकर हम गांव के कुछ लोग इस जंगल में आए थे। पूरी रात ढूंढा, लेकिन मेरी बेटी नहीं मिली, और सुबह इसकी लाश मिली। मैंने गांव वालों से पूछा, आप लोगों को क्या लगता है, कौन है वो औरत? गांव के कुछ लोगों ने कहा, साहब, वो पिशाचनी है। तब मैंने कहा, अच्छा। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा और पुलिस स्टेशन वापस आ गया। बहुत अजीब सी कहानी थी मेरे सामने। एक औरत जिसका शरीर पूरा काला है, रात के अंधेरे में वो आसानी से गायब हो सकती है। 2 लाल आंखें भी है, रात को वो किसी में भी डर पैदा कर सकती है। उस मरी हुई बच्ची का वजन कम से कम 25 से 30 किलो होगा, और उस बच्ची को उठाकर भाग निकली। इसका मतलब उसमें ताकत भी बहुत होगी। वो लंबी लंबी छलांगे लगा लेती है, इसका मतलब उसमें फुर्ती भी बहुत होगी। अब इस कहानी को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई औरत नहीं, सुपरमैन हो। चलो, इस सुपरमैन को भी पकड़ना ही होगा। रात हो चुकी थी, मैं पुलिस स्टेशन से घर जा चुका था और खाना खाकर सो चुका था। मुझे रात के करीब 3 बजे फ़ोन आया। मैंने नींद में ही फ़ोन उठाया। हेलो, क्या हुआ पॉल, इतने रात को क्यों फ़ोन किया? वैसे मैं बता दूं, पॉल एक कांस्टेबल है। पॉल ने दूसरी तरफ से कहा, सर, यहाँ कांड हो गया है। एक बच्चे की लाश मिली है। सुबह जैसे उस बच्ची की लाश मिली थी ना, सेम उसी कंडीशन में इस बच्चे की भी लाश है। मैंने पूछा, कहाँ हो तुम? पॉल ने बताया, वहीं सर, उस गांव से लगे जंगल में। मैं वहां तुरंत पहुंचा। पहले बच्ची की मौत जैसे हुई थी वैसे ही इसकी भी मौत हुई है। सब कुछ सेम था। बच्चे की मौत शरीर में खून न होने की वजह से हुई थी। लोगों का बयान भी मिलता जुलता था। लोगों ने उसी पिशाचनी का जिक्र किया। इस दूसरे वारदात के बाद उस गांव में चारों तरफ दहशत फैल गई थी। उस पिशाचनी का डर उन गांव वालों के चेहरे में दिखने लगा था। अब मुझे उस काली औरत को हर हाल में पकड़ना था, जिसे ये गांव वाले पिशाचनी कहते हैं। अगली रात को हम 10 पुलिस वाले उस गांव की सुरक्षा में थे। मैंने 2-2 लोगों की 5 टीम बनाई। सभी लोग एक दूसरे से फ़ोन पर कनेक्ट थे। सारी तैयारी होने के बाद हम उस गांव की रेकी में लग गए। गांव वालों को भी चौकन्ना रहने के लिए कह दिया था। आधी रात को अचानक से शोर होने लगा। मैं उस समय जंगल जाने वाले रास्ते में ही था। मुझे मैसेज मिला, सर, वो पिशाचनी जंगल की तरफ भाग रही है, बहुत तेज है। ये मैसेज मुझे मिला ही था कि एक काली परछाई बहुत तेजी से मेरे सामने से गुजरी।
मैंने समय बर्बाद नहीं किया, गन निकाला और गोली चला दी। वो गोली उसके कंधे पर लगी और उसके हाथ से बच्चा छूट गया। मैं उस पिशाचिनी की तरफ दौड़ा। कुछ पल के लिए उसने पलटकर अपनी 2 लाल आंखों से मुझे देखा, फिर छलांग लगाकर पेड़ में चढ़ गई। उसको भागते देख मैंने उस पर फायर किया, लेकिन वो बचकर भाग गई। मुझे गांव वालों की बातों पर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उसे देखा तब मुझे विश्वास हुआ कि वो लोग सच कह रहे थे। उसकी शक्तियाँ किसी भी आम आदमी से ज़्यादा थी। वो पिशाचिनी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदते हुए गायब हो गई। मैं दौड़कर उस बच्चे के पास पहुंचा। वो बच्चा सुरक्षित था। गांव वाले भी वहां आ गए। फिर मैंने वो बच्चा उन्हें सौंपा। बच्चे को बचाने के लिए जब मैं दौड़ रहा था तब मेरे पैर से एक पत्थर टकरा गया, जिसकी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। इसलिए मैं उन पुलिस वालों को गांव की सुरक्षा में रखकर घर आ गया। घर आकर कुछ समय हुआ होगा कि तभी छत से धम सी आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत तेज थी। ये कैसी आवाज़ है, ये चेक करने के लिए मैं छत पर जा रहा था। मैं छत पर जाता उससे पहले मेरी नज़र छत को जा रही सीढ़ियों के ऊपर गई। 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थी। ये तो पिशाचिनी है। मैं भागा कमरे में। वहाँ मेरी गन थी। गन लेकर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर पॉल को फ़ोन किया। हेलो हेलो पॉल, वो पिशाचिनी तो यहाँ आ गई। टीम को लेकर मेरे घर जल्दी पहुँच। तभी दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। एक झटके से दरवाज़ा टूट गया था। मैंने एक के बाद एक गोली उस पिशाचिनी पर फायर किया। उसे दर्द तो होता, लेकिन कुछ ही पलों में ठीक भी हो जाता। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे डरावना क्या है, तो मैं बस यही कहूँगा, रक्त पिशाचिनी। इतना भयानक चेहरा, बाहर को आते 2 दांत और ऊपर से 2 लाल आंखें। मन में सिहरन भरने को काफ़ी थी। पिशाचिनी की आवाज़ सुनी है कभी? बहुत ही डरावना होता है। पिशाचिनी ने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि तेरी खून की खुशबू खींच कर लाई है मुझे। मेरी नज़र उसकी 2 लाल आंखों में थी। मैं चाह कर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो पिशाचिनी धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैं तो बस उन 2 लाल आंखों को देखे जा रहा था। उस रक्त पिशाचिनी ने अपना दांत मेरे गले में गड़ा दिया। तभी पॉल वहाँ टीम के साथ आ गया और कमरे में रखी कुल्हाड़ी को उठाकर उस पिशाचिनी के सर पर मार दिया। वो पिशाचिनी शरीर के जख्मों को तो ठीक कर पा रही थी, लेकिन सर के जख्म ठीक नहीं कर पाई और वहीं मर गई। वो पिशाचिनी जो पूरी काली थी, वो कालापन धीरे धीरे हटने लगा। उसकी आंखें भी लाल से काली हो गई। उसका आकार भी छोटा होकर एक नॉर्मल औरत की तरह हो गया। फिर मैंने उस औरत के बारे में पता लगवाया। वो औरत उसी गांव की रहने वाली थी जो काला जादू करती थी। एक दिन गांव वालों ने उस औरत को गांव से बाहर भगा दिया। उसके बाद वो औरत कहाँ गई थी किसी को भी पता नहीं था। वो औरत रक्त पिशाचिनी कैसे बनी, ये राज तो उसी औरत के मरने के साथ ही दफन हो गई। आपने बहुत सारे भूत प्रेतों का नाम सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि उन सभी भूत प्रेतों में सबसे ताकतवर कौन है, तब आपका जवाब क्या होगा? बहुत सारे भूत प्रेत ऐसे होते हैं जिनका उतारा आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ भूत प्रेत का उतारा हो ही नहीं पाता। एक ऐसा ही ताकतवर भूत जिसे लोग कच्चा कलवा के नाम से जानते हैं, उसने मुझे महसूस करवाया कि डर किसे कहते हैं। मेरा नाम अभय है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत शहरों में नहीं होते। मेरी कहानी सुनकर ये भी भ्रम जल्द ही टूट जाएगा।
मेरी एक कॉस्मेटिक की दुकान है जिसके सहारे हमारा परिवार अच्छे से गुजर बसर कर पा रहा था। उस दुकान ने हमें इतना दिया कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए थे और हम अपनी दुकान को बड़ा करना चाहते थे। शायद यही हमारी गलती थी, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है तब उसके पीठ को ठोकने वाले कम और पैर खींचने वाले ज़्यादा होते हैं। शायद आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। किसी ने हमारे परिवार पर काला जादू कर दिया था, लेकिन आज तक हमें पता ही नहीं चला कि किसने ये ओछी हरकत की है। बस इतना ही पता चला कि वो हमारे ही रिश्तेदार हैं। कुछ लोगों पर हमें शक था, लेकिन इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं होता। एक दिन सुबह सुबह मेरी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिससे मेरी आंखें खुली। घर के सभी लोग मम्मी से पूछ रहे थे, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? तब मम्मी ने कहा, बाहर आकर देखो, किसी ने कुछ रखा है। हम सभी जब बाहर गए तो हमें वहाँ कुछ अजीब सी चीज़ें दिखी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या है। तब मैंने पापा से पूछा। पापा ने तो उस समय कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में बताया कि वो टोटका है। कोई हमारे परिवार पर टोटका करने की कोशिश कर रहा है या टोटका कर चुका है। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं जो यह सुनकर डर गए। मम्मी हमें समझाने लगी, कोई अगर बाहर कुछ खाने या पीने को दे तो मना कर देना, कुछ भी खाना पीना नहीं। इस बात को हम सबने अच्छे से गांठ बांध लिया, क्योंकि मुसीबत आने से पहले ही उससे निपट लिया जाए तो अच्छा होता है। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ। उन्हें कुछ ना हो जाए इस डर से उस टोटके को मैंने ही झाड़ू से घर के बाहर किया। मम्मी पापा ने यह करने से मना भी किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। हमने दुकान बड़ा किया था, इसलिए दुकान में पूजा था और शाम को घर में एक छोटी सी पार्टी। इसलिए मैं और पापा तैयार होकर दुकान के लिए निकल गए। जब हम दुकान पहुंचे तब दुकान के सामने भी टोटका रखा हुआ था। पापा गुस्से में यही बोल रहे थे कि पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ गया है। सीसीटीवी के जरिए हम उस गद्दार को पकड़ सकते थे, लेकिन दुकान में काम चलने की वजह से सीसीटीवी बंद था। मैंने ही दुकान के सामने से उस टोटके को हटाया। फिर पूजा पाठ की सारी तैयारी में लग गए। कुछ समय बाद मेरी मम्मी और भाई बहन सब दुकान आ गए। पंडित जी भी आ गए और उन्होंने पूजा शुरू कर दिया। पूजा अच्छे से संपन्न हुई, लेकिन एक अजीब बात, जब पूजा चल रही थी तब 4 या 5 साल का बच्चा दुकान के बाहर आकर बैठ गया था और मुझे घूरने लगा। पहले मैंने उसे देखकर इग्नोर किया, लेकिन जब वो कंटिन्यू मुझे देख रहा था तो मुझे भी कुछ अजीब लगा। वो कोई बच्चा नहीं था, वो कच्चा कलवा था। ये बात मुझे बाद में समझ में आई। उस समय वो बच्चा एक आम बच्चे की तरह दिख रहा था, लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे कच्चा कलवा का असर बढ़ता जाता है, उसका आकार और भी डरावना होता जाता है। ये बस एक शुरुआत थी। उस दिन वो कच्चा कलवा हमें बर्बाद करने के लिए हमारी ज़िंदगी में आया था। उस दिन पूजा होने के बाद मैं उस बच्चे को बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन वो बच्चा मुझे मिला नहीं। उस दिन हम पूरे दिन दुकान पर रहे और शाम को दुकान बंद करके रात की पार्टी की तैयारी में लग गए। रात को हमारे घर कुछ दोस्त यार और रिश्तेदार आए थे। जब पार्टी खत्म हुई, सब चले गए, तब हम बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी मेरा छोटा भाई भागते हुए आया और पापा से कहा, पापा छत पर टोटका रखा है। यह सुनकर हम सब ऊपर गए
ऊपर छत पर गमले के पीछे टोटका रखा हुआ था। मेरी मम्मी ने कहा, पूरे छत को अच्छे से चेक करो। हमने पूरे छत को चेक किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर मम्मी ने पूरे घर को चेक करने के लिए कहा। फिर हम पूरे घर को देखने लगे। हमारा घर 1 मंजिल की है। जब हम घर को चेक कर रहे थे तब मैंने देखा मेरे रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था और एक छोटा सा बच्चा उस गैप से बाहर को झांक रहा था। उसकी आंखें एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा बड़ी थी और उसका सर भी बड़ा दिख रहा था। मैं तुरंत भागकर अपने रूम में गया। मेरे रूम में भी किसी ने टोटका रखा था जिसमें जाकर मेरा पैर टकरा गया, लेकिन मैंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो उस बच्चे को ढूंढ रहा था पर रूम में कोई नहीं था। कुछ देर बाद मेरे घर वाले भी कमरे में आ गए। जब उन्होंने देखा कि वह टोटका फैला हुआ है तो वो लोग डर गए। मैंने घर वालों को उस भूतिया बच्चे के बारे में बताया। फिर हम लोग नीचे आ गए। पापा ने कहा कि हमें कल किसी बाबा से मिलना होगा। घर के हम सभी लोग नीचे आगे वाले कमरे में बैठकर इस विषय पर बात ही कर रहे थे कि कौन हो सकता है। तभी ऊपर से जोर जोर से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं ऊपर देखने जाने ही वाला था कि तभी मेरे पापा ने मुझे रोक लिया। मेरे पापा ने हमें घड़ी की तरफ इशारा किया। रात के 1 बज रहे थे। इन सब चीज़ों में कब रात के 1 बज गए पता ही नहीं चला। वो बच्चे की रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। मेरे पापा ने कहा, अभी इनका समय है, इनकी शक्तियाँ प्रबल है। शुक्र है कि अभी तक हम पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी मेरी तबीयत भी खराब होते जा रही थी। घर के सभी लोग उस रात एक ही कमरे में थे। किसी को नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 3 बजे ऊपर से किसी के दौड़ने चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन शुक्र है वो कच्चा कलवा उस रात नीचे अपना प्रभाव नहीं दिखाया। कुछ घंटों के बाद सुबह हो गई। समय के साथ वो भी शांत हो गया। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं दुकान नहीं जा पाया और मेरे पापा किसी बाबा को लेने गए थे इसलिए वो भी दुकान नहीं जा पाए। ये हमारे नुकसान की शुरुआत थी। वो बाबा हमारे घर आए। उन्होंने उन दोनों टोटके को देखा। कुछ मंत्र पढ़कर उन टोटकों को एक झोले में भर दिया और उसे बहती नदी में छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने पूरे घर को शुद्ध किया। घर के सभी लोगों को एक एक ताबीज़ बनाकर दिया और कहा, ये जिसने भी किया है वो आप लोगों को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने अभी ये सब ठीक करने की कोशिश की है, देखो क्या होता है। उसके बाद बाबा चले गए। पापा उन टोटका के सामानों को बहती नदी में छोड़ने के लिए गए थे। पापा रात के 9 बजे घर वापस आए। पापा बता रहे थे कि घर उनको मिल ही नहीं रहा था। वो घर का रास्ता भूल गए थे। हम सभी समझ गए ये उस प्रेत का काम है। मेरी मम्मी ने पापा से पूछा कि टोटके का सारा सामान फेंक दिया? तब पापा ने हाँ कहा। फिर मम्मी ने कहा, तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तब पापा ने अपना हाथ देखा तो उनके हाथ में सिंदूर लगा नींबू था। तभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि हम सभी चौंक गए। जब हमने किचन में जाकर देखा तो वहाँ कोई भी बर्तन नहीं गिरा था। अब हमारा डर बढ़ते जा रहा था। पापा ने बाबा को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। बाबा करीब 11 बजे हमारे घर पहुँचे। बाबा के आने के बाद मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी। ऊपर से घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी और बढ़ गई।
पापा मम्मी ने बाबा को सब कुछ बताया। मुझे बच्चा दिखा था जो बहुत ही डरावना था, ये भी बताया। तब बाबा ने कहा, ये तो कच्चा कलवा है, इनकी शक्तियाँ और प्रेतों से ज़्यादा होती हैं। बहुत भारी मुसीबत तुम्हारे घर पर पड़ी है। फिर बाबा ने उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी कुछ दिन बाद आएंगे, वो ही इस चीज़ को संभाल सकते हैं। उसके बाद वो चले गए। घर में कच्चा कलवा का इतना डर था कि हम लोग अपने ही घर में डरकर घूमते थे। समय के साथ वो कच्चा कलवा और भयानक होता गया। घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी और बढ़ने लगी। बच्चे की रोने की आवाज़ दिन ब दिन और भयानक होने लगा। इन सभी चीज़ों की वजह से हमें होटल में जाकर रहना पड़ा। हमारे दुकान में भी आग लग गई थी। दुकान का सारा माल जल गया था। मेरी दवा में तो पैसा बर्बाद हो ही रहा था। वो तो भला हो बाबा के गुरुजी का, जिन्होंने आकर हमें संभाल लिया। उस कच्चा कलवा को हमारे घर, हमारे परिवार से दूर कर दिया और ये भी बताया कि जिसने हम पे कच्चा कलवा छोड़ा है वो हमारा ही रिश्तेदार है, बस उनका नाम नहीं बताया। इस घटना को हुए 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम उस नुकसान से उभर नहीं पाए। आज के समय में पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा ही आदमी को भगवान बनाता है और पैसा ही आदमी को शैतान। मैं कभी भी किसी से डरा नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ मेरे हाथ में थी, पैसा। लेकिन पैसे के नशे में मैं ये भूल गया था कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आपको क्या लगता है पैसा कमाना इतना आसान होता है? अमीर बनने के लिए सिर्फ अपने आप को पहचानना पड़ता है, अपने अलावा किसी को भी नहीं। मुझे भी इतना पैसा कमाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बहुत से लोगों को नीचे गिराना पड़ा। लेकिन जब मेरा कर्म मेरे पास लौट कर आया, तब मुझे उन लोगों का दर्द पता चला। वैसे मेरा नाम सार्थक गुप्ता है। मुझे सिर्फ एक ही काम आता है, बिजनेस करना। बिजनेस में सभी को पीछा छोड़ते हुए मैं आसमानों की बुलंदी को चूम रहा था। तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं हीरो से जीरो बन गया। दूसरे लोगों की कहानी जीरो से हीरो बनने की होती है, लेकिन मेरी कहानी हीरो से जीरो बनने की है। मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, जिसको अगर मैं पूरा कर लेता तो मुझे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ता। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैंने मार्केट से बहुत ज़्यादा लोन उठाया था। मैंने सोचा था इस प्रोजेक्ट को पूरा करते ही मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक ट्रैप है जो कुछ लोगों ने मिलकर मेरे लिए बनाया था। भारत सरकार ने उस प्रोजेक्ट को गैर कानूनी बोलकर बंद कर दिया। उस प्रोजेक्ट के बंद होते ही मेरा सब कुछ छिन गया। लोन देने वाले मुझसे पैसा मांग रहे थे, जिनका पैसा मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच कर दिया। मैं पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था। लोग मुझे देखकर हंसते थे। लेकिन मेरा सब कुछ छिन जाने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था मेरा पैसा गया है, मेरा दिमाग नहीं। मैं फिर से बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़े से पैसे की ज़रूरत होगी। मैंने पैसे के लिए सबको फ़ोन किया, लेकिन कोई भी पैसा उधार देना नहीं चाहता था। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पिताजी ने कहा, तुम्हारे दादा का घर है गांव में, उसको बेच दो। तुम्हारे दादा के जाने के बाद अब वैसे भी वहाँ कोई नहीं रहता। पापा की बातों से मैं हैरान हो गया। हमारा पुश्तैनी घर भी है और मुझे पता ही नहीं। जब मैंने पापा से इसके बारे में पूछा, तब पापा ने कहा, उस घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं बताया। मैंने कहा, उस घर पर किसी का कब्जा है? तब पापा ने सर हाँ में हिलाया। मैंने फिर कहा, किसका? तब पापा ने कहा, उस घर में छलावे दिखते हैं,
लेकिन इतना टाइम हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ अब कुछ भी होगा। मैं मुस्कुराया और घर का पता लेकर निकल गया। मेरा पुश्तैनी घर राजस्थान के एक छोटे से गांव में है। मैं बाई रोड अपनी गाड़ी से वहां जा रहा था। मैं दिन को निकला था, इसलिए मुझे उस गांव तक पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए। मैं बस उस गांव के करीब आ ही गया था, लेकिन गांव किधर था ये मुझे पता नहीं था और गूगल मैप में भी इस गांव का कोई लोकेशन नहीं था। उस गांव का लोकेशन मुझे वहां के लोकल से पूछना था, लेकिन इतनी रात को कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को उस पतले से रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहा था। उस रास्ते के चारों तरफ रेत ही रेत फैला हुआ था। ऐसे ही मैं गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहा था कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो एक सूखे से पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पी रहा था। मैंने गाड़ी उसके पास रोकी और उससे पूछा, छलावापुर गांव जाने का रास्ता कहाँ से है? तब उस आदमी ने कहा, छलावापुर जाना है? मैं भी उसी गांव में रहता हूँ। शहर से आया था, यहाँ आराम करने के लिए रुका था। चलो मेरे साथ। यह बोलकर वो रेत के मैदान की तरफ जाने लगा। मैंने उससे कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, जल्दी पहुँच जाएंगे। तब उस आदमी ने कहा, लगता है पहली बार आए हो, उस गांव तक गाड़ी नहीं जाती। गाड़ी चली जाए उतना चौड़ा रास्ता नहीं है, उस गांव तक तो पैदल ही जाना पड़ेगा। एक काम करो, गाड़ी यहीं खड़ी कर दो और मेरे साथ चलो। कल सुबह प्रधान जी के यहाँ गाड़ी लगा देना। फिर मैंने गाड़ी रोड के किनारे लगा दिया। गाड़ी किनारे लगाने के बाद जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो वो उस रेत के मैदान की तरफ जा रहा था। वो आदमी मुझसे काफ़ी दूर था। मैंने उसको आवाज़ दिया, मेरे लिए तो रुको। तब उस आदमी ने कहा, समय नहीं है, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ। फिर मैं उसके पीछे चल पड़ा। घंटों चलने के बाद भी जब छलावापुर नहीं आया, तब मैंने उस आदमी को आवाज़ दिया, और कितनी दूर है? तब उस आदमी ने कहा, बस पहुंचने वाले हैं। मैंने गुस्से में बोला, जब जब मैं पूछता हूं तब तब तुम यही जवाब देते हो, और कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तब वो आदमी रुककर मेरी तरफ पलटा। उसके चेहरे में एक मुस्कान थी। चांद की चांदनी में उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने नोटिस किया कि जब मैं गाड़ी में था तब भी उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसके चेहरे को देखने के लिए उसके पास जाने लगा। तब वो आदमी अचानक से सूअर में बदल गया और भागकर कहीं रेत के मैदान में गायब हो गया। अचानक से हुए इस परिवर्तन को देखकर मैं डर गया। ऐसा कुछ पहली बार देख रहा था। वाकई वो डरावना मंजर था। अब मैं जिधर भी देख रहा था उधर दूर दूर तक रेत ही रेत था। वापस जाने का रास्ता भी मुझे याद नहीं था। मैं रेत के समंदर में कहीं खो गया था। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। मुझे दिशा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं जिधर से आया था उधर ही वापस जाने लगा। धीरे धीरे सुबह हो गई, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी नहीं दिखी। बस चारों तरफ रेत ही रेत दिख रहा था। मुझे याद आया, जब पापा ने छलावे के बारे में कहा था तब मैंने गूगल में छलावे की जानकारी निकाली थी, लेकिन मुझे वो सब बकवास लगा। अब मुझे पता चला कि छलावा कितना खौफनाक होता है। उसने मुझे रेत के समंदर में फंसा दिया। रात से सुबह हो गई और सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई थी, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी नहीं दिखी। मैं भूखा प्यासा उस रेत के समंदर में भटक रहा था। कुछ घंटे और चलने के बाद अंत में मुझे मेरी गाड़ी दिख ही गई। पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली थी जो करोड़ों का प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी नहीं मिलती। मैं दौड़कर अपनी गाड़ी के पास गया, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक टपरी दिखी। मैंने वहीं गाड़ी को रोका और उतरकर खाने पीने लगा। खाने पीने के बाद
मैंने उस टपरी वाले से छलावा पुल का पता पूछा। उस टपरी वाले ने पता बताया। उस टपरी के बगल से ही अंदर को एक रास्ता जाती है। उस रास्ते के अंत में ही छलावा पुल है। रास्ता बहुत चौड़ा था, लेकिन उस छलावे ने मुझे कितना झूठ बोला था। मुझे गुस्सा तो था ही, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ ही मिनटों में मैं छलावा पुल पहुंच गया। शाम हो चुकी थी। मैं वहां के लोगों से मिला और अपने पुश्तैनी घर के बारे में पूछने लगा। वहां के लोगों ने मुझे मेरा पुश्तैनी घर दिखाया। वो घर नहीं था, वो तो हवेली था, हवेली। यह देखकर मेरे चेहरे में मुस्कान आ गई। इसको बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं आराम से अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा। मैंने वहीं लोगों से बात की। मैंने कहा, मैं इस घर को बेचने के लिए आया हूँ। अगर गांव से कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। तब गांव वालों ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस छलावे के मकान को कौन खरीदेगा? तुमको पता है, इस गांव का नाम पहले छलावा पुल नहीं था। जब से इस गांव में और आसपास के एरिया में छलावे दिखने लगे हैं, तब से इस गांव का नाम छलावा पुल पड़ गया है। और जिस मकान को बेचने की बात कर रहे हो, छलावे की शुरुआत यहीं से हुई थी। इतना सुनकर मुझे पता चल गया कि ये मकान बाहर किसी को बेचना होगा। शाम हो चुकी थी और रात होने को थी, इसलिए मुझे कहीं तो रुकना था। मैंने ये बात गांव वालों को कहा। तब वहाँ के प्रधान ने मुझे एक घर में रुकने को कहा। वो घर उन गांव वालों में से किसी एक का था। मैं खाना खाकर उस घर में सो गया। करीब रात के 12 बजे किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो प्रधान जी मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, सार्थक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। मैंने कहा, प्रधान जी, क्या बात करनी है? तब प्रधान जी ने कहा, तुम्हारे उस पुश्तैनी घर के बारे में। मैं वो घर खरीदना चाहता हूँ। जितना बोलोगे उतना पैसा दूंगा। मैं उनकी बातों को सुनकर खुश हो गया। मैंने कहा, घर के अंदर आ जाइए, बात करते हैं। तब प्रधान जी ने कहा, यहाँ नहीं, कोई सुन लेगा। वैसे भी गांव वाले झूठी अफवाह फैला कर रखे हैं कि यहाँ छलावा दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बाहरी आदमी को गांव में घुसने नहीं देना चाहते हैं। यह सुनकर मैंने कहा, फिर कहाँ बात करनी है? प्रधान जी ने कहा, तुम्हारे पुश्तैनी घर के पास जो तालाब है ना, वहीं। मैंने कहा, ठीक है, चलो। अब प्रधान जी आगे आगे चलने लगे और मैं पीछे पीछे। मुझे दूर से वो तालाब दिखने लगा। तालाब के पानी को देखकर मेरे रोंगटे अपने आप खड़े होने लगे। तभी मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई। मुझे याद आया कि मैंने जब छलावे की जानकारी निकाली थी, तब उसमें बताया गया था कि छलावा पानी के पास सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। यह सोचकर मैं वहीं रुक गया। तब उस छलावे ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैंने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं घर वापस जा रहा हूँ, कल सुबह बात करेंगे। उस छलावे को भी पता चल गया था कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है। उस छलावे ने गुस्से में कहा, कब तक बचेगा? एक न एक दिन तुझे मारकर ही रहूँगा। यह बोलकर उस छलावे का आकार एक कुत्ते का हो गया और वो दौड़ते हुए उस तालाब में कूद गया। ये सब चीज़ों से मैं भी डर गया था, इसलिए भागकर मैं वापस घर आ गया। अगले दिन सुबह ही मैं अपने शहर के लिए निकल गया। मैं चाहता तो किसी बाहरी को वो ज़मीन बेच सकता था, लेकिन जो मैंने वहाँ महसूस किया, मुझे तो इतना पता चल गया कि वो जगह सुरक्षित नहीं है। उस जगह में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं वो गांव वाले वहाँ कैसे रहते हैं। लेकिन हाँ, अभी मेरा काम अच्छा चल रहा है। पहली बार मैंने अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचा है, इसलिए शायद भगवान ने भी मेरी मदद की और मुझे बिजनेस करने के लिए फंड मिला। कहते हैं कि कलयुग में सभी पापी हो जाएंगे और भगवान अवतार लेकर सभी पापियों का अंत करेंगे। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि मुझे लगता है
कि वो दिन जब भगवान अवतार लेंगे ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि क्राइम करने वाले बढ़ते जा रहे हैं और ये जो भी क्राइम हो रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियाँ भी शामिल हैं। ऐसी ही एक घटना हुई थी जो बहुत ही अजीबोगरीब थी, जिसमें मुझे प्रत्यक्ष रूप से काली शक्तियों के दर्शन हुए थे। वैसे मेरा नाम विक्रम है, मैं एक पुलिस वाला हूँ। उस समय मेरी पोस्टिंग मेघालय के एक छोटे से टाउन में थी। मैं वहाँ लगभग 1 साल काम कर चुका था। वहाँ बड़े बड़े क्राइम तो नहीं होते थे, बस छोटे मोटे केस आते थे। जिंदगी आराम से चल रही थी जब तक वो केस नहीं आया। सुबह का समय था, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा था कि मैंने देखा कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि एक छोटी सी बच्ची की हत्या हो गई है। वो सभी पास के गांव वाले थे। उन सभी लोगों में उस मरी हुई लड़की के पिता भी शामिल थे, जो सिर्फ रो रहे थे। उनके चेहरे से एक पिता का दर्द झलक रहा था। मैं अपनी टीम को लेकर वारदात की जगह पर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैंने कांस्टेबल को बोलकर भीड़ हटवाई और उस मृत शरीर का निरीक्षण किया। उस छोटी सी बच्ची के शरीर में कोई कट के निशान नहीं थे। उसके शरीर को देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई हो। बस उसका शरीर पूरा सूख गया था, जैसे उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया गया हो। उसके गले में 2 दांतों के निशान दिख रहे थे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और हाँ, उस बच्ची का मृत शरीर गांव से सटे जंगल में पाया गया था। मैंने उस मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद मैं पूछताछ में लग गया। सबसे पहले मैंने उस मरी हुई बच्ची के घर वालों से पूछा, ये बच्ची जंगल में कैसे आई? तब उस बच्ची की मां ने रोते हुए बताया, रात के 11 बज रहे थे। ये खाट में सो रही थी और मैं भी सोने जा रही थी। तभी एक पूरी तरह से काली औरत वहां आई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उस औरत को देखकर मैं डर गई और चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं चिल्ला ही नहीं पाई। मेरी आंखें सिर्फ उन 2 लाल आंखों को देख रही थी। वो औरत भी अपने 2 लाल आंखों से मुझे देख रही थी। मुझे देखते हुए आराम से चलकर वो मेरी बच्ची के पास आई। जब वो मेरी बच्ची को लेकर जाने लगी तब मैं जोर से चिल्ला पाई। मेरी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर घर के सभी लोग आ गए। उन सभी ने उस डरावनी औरत को देखा, उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो औरत मेरे आंगन की दीवार को एक छलांग में फांद कर निकल गई। इस कहानी को सुनकर मैं चौंका जरूर, लेकिन फिर मैंने उस लड़की के पिता से पूछा, वो आंगन की दीवार कितनी ऊंची है? उसके पिता ने कहा 10 फुट होगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, एक ही छलांग में दीवार पार हो गई? उसके पिता ने कहा, हाँ, और हम लोग घर के बाहर भी दौड़ कर आए, लेकिन वो हमें नहीं दिखी। मुकुल उस समय बाहर था, उसने देखा था। मैंने कहा, अब ये मुकुल कौन है? तब वहाँ खड़ा एक आदमी मेरे पास आया और कहा, साहब, मेरा नाम मुकुल है। फिर मैंने पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने बताया, एक काली औरत बिल्कुल परछाई की तरह थी। उसके पास इनकी बेटी थी जो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, और वो औरत बहुत तेज थी, जो बहुत तेजी के साथ लंबी लंबी छलांग लगाते हुए घर के ऊपर से कूदते फांदते जंगल की तरफ चली गई। तब उस बच्ची के पिता ने बताया, मुकुल की बात सुनकर हम गांव के कुछ लोग इस जंगल में आए थे। पूरी रात ढूंढा, लेकिन मेरी बेटी नहीं मिली, और सुबह इसकी लाश मिली। मैंने गांव वालों से पूछा, आप लोगों को क्या लगता है, कौन है वो औरत?
गांव के कुछ लोगों ने कहा, साहब वो पिशाचनी है। तब मैंने कहा, अच्छा। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा और पुलिस स्टेशन वापस आ गया। बहुत अजीब सी कहानी थी मेरे सामने। एक औरत जिसका शरीर पूरा काला है, रात के अंधेरे में वो आसानी से गायब हो सकती है। 2 लाल आंखें भी है, रात को वो किसी में भी डर पैदा कर सकती है। उस मरी हुई बच्ची का वजन कम से कम 25 से 30 किलो होगा और उस बच्ची को उठाकर भाग निकली। इसका मतलब उसमें ताकत भी बहुत होगी। वो लंबी लंबी छलांगे लगा लेती है। इसका मतलब उसमें फुर्ती भी बहुत होगी। अब इस कहानी को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई औरत नहीं, सुपरमैन हो। चलो, इस सुपरमैन को भी पकड़ना ही होगा। रात हो चुकी थी। मैं पुलिस स्टेशन से घर जा चुका था और खाना खाकर सो चुका था। मुझे रात के करीब 3 बजे फ़ोन आया। मैंने नींद में ही फ़ोन उठाया। हेलो, क्या हुआ पॉल, इतने रात को क्यों फ़ोन किया? वैसे मैं बता दूं, पॉल एक कांस्टेबल है। पॉल ने दूसरी तरफ से कहा, सर यहाँ कांड हो गया है। एक बच्चे की लाश मिली है। सुबह जैसे उस बच्ची की लाश मिली थी ना, सेम उसी कंडीशन में इस बच्चे की भी लाश है। मैंने पूछा, कहाँ हो तुम? पॉल ने बताया, वहीं सर, उस गांव से लगे जंगल में। मैं वहां तुरंत पहुंचा। पहले बच्ची की मौत जैसे हुई थी वैसे ही इसकी भी मौत हुई है। सब कुछ सेम था। बच्चे की मौत शरीर में खून न होने की वजह से हुई थी। लोगों का बयान भी मिलता जुलता था। लोगों ने उसी पिशाचनी का जिक्र किया। इस दूसरे वारदात के बाद उस गांव में चारों तरफ दहशत फैल गई थी। उस पिशाचनी का डर उन गांव वालों के चेहरे में दिखने लगा था। अब मुझे उस काली औरत को हर हाल में पकड़ना था, जिसे ये गांव वाले पिशाचनी कहते हैं। अगली रात को हम 10 पुलिस वाले उस गांव की सुरक्षा में थे। मैंने 2-2 लोगों की 5 टीम बनाई। सभी लोग एक दूसरे से फ़ोन पर कनेक्ट थे। सारी तैयारी होने के बाद हम उस गांव की रेकी में लग गए। गांव वालों को भी चौकन्ना रहने के लिए कह दिया था। आधी रात को अचानक से शोर होने लगा। मैं उस समय जंगल जाने वाले रास्ते में ही था। मुझे मैसेज मिला, सर वो पिशाचनी जंगल की तरफ भाग रही है, बहुत तेज है। ये मैसेज मुझे मिला ही था कि एक काली परछाई बहुत तेजी से मेरे सामने से गुजरी। मैंने समय बर्बाद नहीं किया, गन निकाला और गोली चला दी। वो गोली उसके कंधे पर लगी और उसके हाथ से बच्चा छूट गया। मैं उस पिशाचनी की तरफ दौड़ा। कुछ पल के लिए उसने पलटकर अपनी 2 लाल आंखों से मुझे देखा, फिर छलांग लगाकर पेड़ में चढ़ गई। उसको भागते देख मैंने उस पर फायर किया, लेकिन वो बचकर भाग गई। मुझे गांव वालों की बातों पर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उसे देखा तब मुझे विश्वास हुआ कि वो लोग सच कह रहे थे। उसकी शक्तियाँ किसी भी आम आदमी से ज़्यादा थी। वो पिशाचनी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदते हुए गायब हो गई। मैं दौड़कर उस बच्चे के पास पहुंचा। वो बच्चा सुरक्षित था। गांव वाले भी वहां आ गए। फिर मैंने वो बच्चा उन्हें सौंपा। बच्चे को बचाने के लिए जब मैं दौड़ रहा था तब मेरे पैर से एक पत्थर टकरा गया, जिसकी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। इसलिए मैं उन पुलिस वालों को गांव की सुरक्षा में रखकर घर आ गया। घर आकर कुछ समय हुआ होगा कि तभी छत से धम सी आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत तेज थी। ये कैसी आवाज़ है, ये चेक करने के लिए मैं छत पर जा रहा था। मैं छत पर जाता उससे पहले मेरी नज़र छत को जा रही सीढ़ियों के ऊपर गई। 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थी। ये तो पिशाचनी है। मैं भागा कमरे में। वहाँ मेरी गन थी। गन लेकर
मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर पॉल को फ़ोन किया। हेलो हेलो पॉल, वो पिशाचनी तो यहाँ आ गई। टीम को लेकर मेरे घर जल्दी पहुँच। तभी दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। एक झटके से दरवाज़ा टूट गया था। मैंने एक के बाद एक गोली उस पिशाचनी पर फायर किया। उसे दर्द तो होता, लेकिन कुछ ही पलों में ठीक भी हो जाता। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे डरावना क्या है, तो मैं बस यही कहूँगा, रक्त पिशाचनी। इतना भयानक चेहरा, बाहर को आते 2 दांत और ऊपर से 2 लाल आँखें। मन में सिहरन भरने को काफ़ी थी। पिशाचनी की आवाज़ सुनी है कभी? बहुत ही डरावना होता है। पिशाचनी ने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि तेरी खून की खुशबू खींच कर लाई है मुझे। मेरी नज़र उसकी 2 लाल आँखों में थी। मैं चाह कर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो पिशाचनी धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैं तो बस उन 2 लाल आँखों को देखे जा रहा था। उस रक्त पिशाचनी ने अपना दांत मेरे गले में गड़ा दिया। तभी पॉल वहाँ टीम के साथ आ गया और कमरे में रखी कुल्हाड़ी को उठाकर उस पिशाचनी के सर पर मार दिया। वो पिशाचनी शरीर के जख्मों को तो ठीक कर पा रही थी, लेकिन सर के जख्म ठीक नहीं कर पाई और वहीं मर गई। वो पिशाचनी जो पूरी काली थी, वो कालापन धीरे धीरे हटने लगा। उसकी आंखें भी लाल से काली हो गई। उसका आकार भी छोटा होकर एक नॉर्मल औरत की तरह हो गया। फिर मैंने उस औरत के बारे में पता लगवाया। वो औरत उसी गांव की रहने वाली थी जो काला जादू करती थी। एक दिन गांव वालों ने उस औरत को गांव से बाहर भगा दिया। उसके बाद वो औरत कहाँ गई थी किसी को भी पता नहीं था। वो औरत रक्त पिशाचनी कैसे बनी, ये राज तो उसी औरत के मरने के साथ ही दफन हो गई। दोस्तों, इस दुनिया में हर समय हर पल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हर किसी की एक अलग कहानी होती है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ बहुत ही बुरी। हाँ, मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। उस घटना ने मेरे सोच को बदल दिया। मेरी ये कहानी पूरा सुनिएगा, शायद आपकी भी सोच बदल जाए। अब तक आप जिस चीज़ को झूठ समझकर जी रहे हैं, शायद वो भ्रम टूट जाए। मेरा नाम आयुष्मान है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल बीती थी, जब मैं छुट्टी लेकर अपने मामा के घर घूमने के लिए गया था। मेरे मामा के घर में अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिस हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया था, वो हॉस्पिटल उस एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल का लोकेशन कुछ अजीब था। वो हॉस्पिटल उस एरिया के आउटर में बना हुआ था, इसलिए वहाँ लोगों का चहल पहल कम था। वहाँ जो लोग होते वो या तो डॉक्टर होते या मरीज या उनके रिश्तेदार। और उस हॉस्पिटल की एक और ख़ासियत थी, उस हॉस्पिटल का आधा भाग रिस्ट्रिक्टेड था। वहाँ किसी का भी जाना मना था, वो चाहे डॉक्टर हो या मरीज। जिसमें हॉस्पिटल चल रहा था वो नई बनी हुई बिल्डिंग थी, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था उसकी बिल्डिंग पुरानी टूटी फूटी सी दिख रही थी। इसके बारे में मैंने जब अपने मामा के लड़के से पूछा था, उसका नाम मोहित है। मैंने उससे कहा, मोहित, इस हॉस्पिटल का दूसरा एरिया बंद क्यों है? वहाँ किसी का भी जाना अलाउड क्यों नहीं है? मोहित ने बताया, वो बिल्डिंग पुरानी हो गई है, अच्छे कंडीशन में नहीं है, इसलिए उधर का हॉस्पिटल बंद करके इधर चालू किया है। फिर मैंने पूछा, अच्छा तो वो बिल्डिंग कब बंद हुई थी? फिर मोहित ने कहा, भाई इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से मैं जानता हूँ तब से वो बिल्डिंग बंद है। पापा को इसके बारे में पता होगा, जब वो आएंगे तो उनसे पूछ लेना। उस हॉस्पिटल से मैं अगले दिन डिस्चार्ज होने वाला था,
इसलिए मेरे मामा शाम को मुझसे मिलने के लिए आए थे। तब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। तब मामा ने बताया कि ये जो हॉस्पिटल है उसको बंद हुए लगभग 40 साल हो गए हैं। एक रात अचानक उस हॉस्पिटल में आग लग गई थी। वो आग इतनी बढ़ गई थी कि उसने सारे बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। बहुत लोग इस आग में जलकर मरे थे। तब से बिल्डिंग बंद है। मैंने मामा से कहा, उस बिल्डिंग को फिर से क्यों नहीं बनाया? तब मामा ने मुझे कुछ डरावना बताया। उस हॉस्पिटल को शुरू करने की बहुत कोशिश की, बिल्डिंग को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि जो लोग उस रात को जलकर मरे थे उनकी आत्मा आज भी वहाँ घूमती है। उन आत्माओं ने वहाँ पर हॉस्पिटल बनने ही नहीं दिया। पता है, आज भी वहाँ से किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो पूरा हॉस्पिटल भूतिया हो गया है। मामा की ऐसी बातों को सुनकर मुझे हल्का हल्का डर लगने लगा, क्योंकि जहाँ मैं था उससे वो बिल्डिंग ज़्यादा दूर नहीं थी। वैसे मैं बचपन से सुनते आया हूँ कि ये घर भूतिया है, उस जगह में भूत दिखते हैं, लेकिन कभी भी मैंने ऐसी जगहों को देखा नहीं था। लेकिन आज मैं ऐसी बंद पड़ी हॉन्टेड हॉस्पिटल को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अगले दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं वापस अपने मामा के घर आ गया। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब इच्छा उत्पन्न होने लगी। मैं उस हॉन्टेड हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करना चाहता था। मैंने ये बात अपने मामा के लड़के को बताया। उसने साफ साफ मना कर दिया। मोहित ने कहा, देख भाई, पापा ने उस दिन क्या बोला था, वो हॉस्पिटल भूतिया है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। तब मैंने कहा, हाँ मुझे याद है कि मामा ने क्या कहा था, वो जगह भूतिया है, तभी तो मैं उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। लाइफ में कुछ नया होगा तो मज़ा आएगा। फिर मैंने बातों ही बातों से मोहित को अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया। हमारा प्लान था कि हम शाम को घर में बोल देंगे कि दोस्त के यहाँ जा रहे हैं और यह बोलकर हम हॉस्पिटल निकल जाएंगे और रात के 12 बजने से पहले घर वापस आ जाएंगे। हमने वैसा ही किया। हम शाम 7 बजे घर से निकल गए और आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गए। अब हम एक मौके की तलाश में थे कि किसी के नज़रों में आए बिना हॉस्पिटल की उस हॉन्टेड जगह में पहुंच जाएं। वो मौका हमें रात के 10 बजे के करीब मिला। हम दीवार फांद कर उस हॉन्टेड एरिया में पहुंच गए। मोहित खुद डर रहा था और मुझे भी डरा रहा था। हम जैसे जैसे उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे अंधेरा घना होते जा रहा था, क्योंकि बगल वाली बिल्डिंग से जो लाइट आ रही थी वो उस भूतिया बिल्डिंग तक नहीं पहुंच रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हम उस भूतिया बिल्डिंग तक पहुंच गए। मोहित तो अब भी अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन मैं उसे अंदर ले ही गया। अंदर दीवारों पर जलने के निशान थे। टूटे फूटे आधे जले हुए फर्नीचर रखे हुए थे और चारों तरफ दिल को दहला देने वाली सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे कदमों की आवाज़ ही मुझे डरा रही थी। फिर पता नहीं अचानक मोहित को क्या हो गया, वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगा। मैंने उसको आवाज़ लगाया, कहाँ जा रहा है? उसने सिर्फ इतना ही कहा, ऊपर आ जा। उसकी आवाज़ मोहित के जैसे नहीं लग रही थी। वो आवाज़ थोड़ा भारी था, डरावना था। मैं भी उसके पीछे दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गया, लेकिन मोहित कब मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं फर्स्ट फ्लोर में आकर मोहित को आवाज़ देने लगा, मोहित, मोहित। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मुझे मोहित पर गुस्सा आ रहा था। मैं जोर जोर से मोहित का नाम पुकारने लगा, मोहित, मोहित, किधर है तू? देख, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अभी आ मेरे पास, हम अभी यहाँ से जाएंगे। मेरी आवाज़ उस फ्लोर में गूंज रही थी,
लेकिन उस गूंज में किसी के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। वो सीन बहुत ही डरावना था। अभी भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं मोहित को आवाज़ दे ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कानों पर फूंका हो। मैंने पलट कर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन दूर कोई ज़मीन पर बैठा दिख रहा था। मैंने कहा, मोहित वहाँ क्यों बैठा है? चलो हमें अब निकलना है। तभी मुझे मोहित की आवाज़ सेकंड फ्लोर से आई। आयुष्मान, नीचे क्या कर रहा है? ऊपर आ जा, तुझे कुछ दिखाता हूँ। मोहित की आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़ गए। मोहित अगर ऊपर है तो वहाँ ज़मीन पर कौन बैठा है? वो मेरे सामने ही गायब हो गया। मैं तुरंत मोहित के पास भागा। जब मैं सेकंड फ्लोर पर पहुँचा तो वहाँ मोहित नहीं था। मैं मोहित को पुकारने लगा, भाई जल्दी चल, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना। तब एक रूम से कुछ सरकने की आवाज़ आने लगी, जैसे टेबल या कुर्सी कोई घसीट रहा हो। घसीटने की आवाज़ सुनकर जब मैं उस रूम तक पहुंचा तो उस रूम में कुछ भी नहीं था। ना मोहित था, ना ही रूम में कोई फर्नीचर। मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और मोहित को फ़ोन कर दिया। मोहित ने फ़ोन उठाया। मैंने गुस्से में कहा, कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। मोहित कहने लगा, सॉरी भाई, मुझे पता है आज मेरी वजह से हॉस्पिटल जाने का प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन मैं क्या करता, मेरे दोस्त के काम से मुझे 2 दिन के लिए बाहर आना पड़ा। लेकिन पक्का वापस आते ही हम दोनों उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। यह सुनते ही मेरा मोबाइल मेरे हाथों से छूट गया। मोहित मेरे साथ था, ये कब अपने दोस्तों के साथ गया? तभी मोहित की आवाज़ आई, आयुष्मान ऊपर आ जाओ, देखो मुझे यहाँ क्या मिला। मैं बस उस हॉस्पिटल से भागकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तो दिख रही थी, लेकिन नीचे जाने की नहीं। वो हंसने की आवाज़ लगातार आ रही थी। मुझे बस कैसे भी करके हॉस्पिटल से बाहर जाना था। मैं जोर जोर चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी चीख तब बंद हो गई जब किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे मुंह से बस यही निकला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहलोक उजागर, रामदूत अतलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा शुरू किया, एक जोर से चीखने की आवाज़ आई। उसके बाद मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। नीचे उतरने की सीढ़ी भी मुझे मिल गई। मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस भूतिया हॉस्पिटल से बाहर आया। मैं रात 3 बजे मामा के घर पहुंचा। कब इतना समय हो गया पता ही नहीं चला। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने अपने मामा को और अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया कि कैसे हमारा प्लान बना। वो छलावा कैसे मुझे घर से ही छल कर ले गया। वो छलावा ही था, तभी तो वो परमिशन लेने के लिए घर के अंदर नहीं आया, मुझे भेज दिया। मेरे मम्मी पापा मुझे 3 बार बालाजी ले गए, तब जाकर मैं उस डर से बाहर आ पाया। मेरा नाम अजय है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कक्षा 10 में फेल होने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे खेत के कामों में लगा दिया, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना था। मैं कक्षा 10 में फेल हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। मेरे भी सपने आसमानों से ऊंचे थे। वैसे भी किसी ने कहा है, जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो हमेशा नौकर ही बनकर रह जाते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वही राज करते हैं। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है ये बात किसने कही। मैं जब भी अपने पिताजी से कहता कि पापा मुझे ये छोटा मोटा काम अच्छा नहीं लगता, मैं तो बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो पता नहीं पिताजी को क्या हो जाता, जैसे उनके अंदर कोई भूत समा जाता हो। वो जूता उठाकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ते।
मैं तो बचकर उनसे भाग जाता, फिर भी कुछ जूतों के निशान मेरे पीठ पर बन ही जाते। एक दिन खाद लाने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। मैं खाद लाने के लिए शाम को बाजार जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए और उन सालों ने ज़बरदस्ती मेरे जेब से वो पैसे निकाल लिए। मैं उन कमीनों से कहता रहा कि इन पैसों से मुझे खाद ले जाना है, नहीं तो पिताजी बहुत मारेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। वो कमीने उन पैसों से दारू पी गए। मुझे पहले बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने सोचा मैं भी तो इनके पैसे छीन लिया करता था। मैंने अपने दोस्तों से कहा 2 पैक मुझे भी पिला देना, ताकि मेरे पिताजी मुझे मारे तो दर्द कम हो। उन कमीनों ने मुझे 2 की जगह 4 पैक पिलाकर घर भेज दिया। घर में मेरे पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी ने खाद के बारे में पूछा। मैंने कहा कि पापा पैसे कहीं गिर गए। बस इतना ही सुनना था कि मेरे पिताजी ने जो मुझे गिरा गिरा कर पीटा है, जो मैं बता नहीं सकता। उस दिन पहली बार मेरी माँ ने भी मुझे बहुत सुनाया, मुझे निकम्मा कहा। मुझे पिता की मार से ज़्यादा माँ की बातों का बुरा लगा। ये फैसले की घड़ी थी। मुझे मेरे घर वाले निकम्मा समझते थे। अब मुझे इन लोगों को कुछ करके दिखाना होगा। इसलिए मैंने अपना फ़ोन मुंबई घुमा दिया। मुंबई में मेरा एक दोस्त रहता है, साहिल। मैंने उससे कहा, हेलो साहिल, मेरे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ कर रखना, मैं मुंबई आ रहा हूँ। साहिल ने कहा, मेरी बात तो सुन, यहाँ अच्छी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं। मुझे पता चल गया कि अब ये नाटक करेगा, इसलिए मैंने तुरंत कहा, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है, वहीं आकर बात करता हूँ। फिर मैं रातों रात मुंबई के लिए निकल गया। मुंबई पहुँचने के बाद मेरी मुलाकात साहिल से हुई। साहिल ने मुझे बताया कि जहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, वहाँ एक बंदे की ज़रूरत है। वो मुझे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब ऑफ़र कर रहा था। मैंने सोचा कि ठीक है, शुरू में मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेता हूँ, कौन सा मुझे हमेशा के लिए काम करना है। 1-2 महीने करने के बाद जब कुछ पैसे हो जाएंगे तो कोई अच्छा सा जॉब या कोई बिजनेस कर लूँगा। मैंने उन्हें हाँ कह दिया। फिर मुझे उस काम के लिए रख लिया गया। साहिल के साथ ही मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना था। उसका और मेरा ड्यूटी का समय एक था। रात को हमें एक साथ 7 मंजिला इमारत की सुरक्षा के लिए कहा गया था। हमारी ड्यूटी अब 1 महीने नाइट में वहीं चलने वाली थी। अगले दिन मैं साहिल के साथ उसी बिल्डिंग में पहुंच गया। हमारा काम गेट में खड़े होना था। रात के करीब 12 बजे तक तो लोगों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन 12 बजने के बाद चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। साहिल और मैं ऐसे ही आपस में बातें करते करते टाइम पास कर रहे थे। तभी मेरी नज़र 7वीं मंजिल पर गई, जहां एक लड़की खिड़की पर खड़ी थी। मैं कुछ साहिल से कह पाता उससे पहले ही वह लड़की 7वीं मंजिल से कूद गई। मेरे तो होश उड़ चुके थे। ये क्या हो गया? मैंने तुरंत साहिल से कहा, साहिल, एक लड़की 7वीं मंजिल से गिर गई है, चल वहाँ चलकर देखते हैं। तू पुलिस को फ़ोन कर। मैं जैसे ही उस तरफ जाने लगा, तभी साहिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो गिरने की आवाज़ तो आती। भूल जाइए सब और चुपचाप अपना ड्यूटी कर। हमारी ड्यूटी गेट पर है, अंदर नहीं। मैंने साहिल से कहा, लेकिन मैंने उस लड़की को गिरते हुए देखा है। तब साहिल ने कहा, जो तूने आज देखा है वह मैं रोज़ देखता हूँ। तब मैंने कहा, मतलब क्या है? तब साहिल ने बताया कि इस बिल्डिंग में 7वां मंजिल भूतिया है। इस बिल्डिंग में इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन 7वां मंजिल पूरा खाली है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। और जो तू आज बता रहा है यह मैं रोज़ देखता हूँ। तब मैंने साहिल से कहा, क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? भूत प्रेत और शहर में ऐसा होता है क्या? तब साहिल ने मुझसे कहा, ठीक है, चल अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ।
वह मुझे उस बिल्डिंग के नीचे ले गया जहाँ पर वो लड़की गिरी होगी। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। मैं उस जगह के चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कहीं पर भी उस लड़की की डेड बॉडी नहीं थी। तब साहिल ने कहा, देख लिया वो क्या था, अब चल मेरे साथ। फिर हम दोनों वापस गेट पर चले आए। तब साहिल ने मुझे समझाया कि कुछ भी हो जाए 7वीं मंजिल पर नहीं जाना है। मैंने सर हाँ में हिला दिया, लेकिन अभी मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि यह मेरे ज़िंदगी का सबसे अजीब और डरावना एक्सपीरियंस था। जब जीवन में कुछ अजीब और रहस्यमयी हो जो समझ में ना आए, तो उस चीज़ को जानने का और भी मन करता है। यही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं वह 7वां फ्लोर देखना चाहता था। यह जानना चाहता था कि वो 7वां फ्लोर कैसा होगा, जिसे लोग भूतिया कहते हैं। डर तो लग रहा था, लेकिन मन में एक एक्साइटमेंट भी था। इसलिए अगली रात को मैंने वहां जाने का फैसला किया। अगले रात को जब मैं वहां पहुंचा तो 1 बजे तक मैं साहिल के साथ गेट पर ही था। जब चारों तरफ सन्नाटा हो गया, लोगों का आना जाना बंद हो गया, तब मैंने साहिल से कहा, साहिल मैं थोड़ा वॉशरूम से आता हूँ, इधर संभाल लेना। साहिल ने कहा, ठीक है जा और जल्दी आना। मैंने सर को हाँ में हिला दिया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, साहिल मुझे नहीं देख रहा था। मौके का फ़ायदा उठाकर मैं बिल्डिंग की तरफ निकल गया। सीढ़ियों से इतना ऊपर जाने में टाइम लगता, इसलिए मैंने लिफ्ट का यूज़ किया, लेकिन लिफ्ट सिर्फ 6ठी मंजिल तक ही जाती थी। 6ठी मंजिल तक पहुंचकर अब 7वीं मंजिल के लिए मुझे सीढ़ियों से जाना था, इसलिए मैं सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जब मैं 7वीं मंजिल की आधी सीढ़ी चढ़ चुका था, तभी अचानक से मुझे किसी लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की बहुत दर्द में हो। मैं डरते हुए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो रोने की आवाज़ और तेज होने लगी। 7वीं मंजिल पर लाइट नहीं जल रही थी, पूरा अंधेरा था। उसमें वो रोने की आवाज़ अच्छे से अच्छे दिलेर को डरने पर मजबूर कर दे। मैं 7वीं मंजिल में पहुंचने ही वाला था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, अजय। मैंने पलटकर देखा तो वो मेरा दोस्त साहिल था। साहिल बहुत गुस्से में था। इतने गुस्से में उसे कभी नहीं देखा। वो भागकर मेरे पास आया और मुझे पकड़कर जल्दी जल्दी नीचे ले जाने लगा। गेट पर आकर साहिल ने कहा, मना किया था ना, तो ऊपर क्यों गया? मैंने साहिल से कहा, सॉरी यार, बस वो जगह मैं देखना चाहता था। तब साहिल ने कहा, पागल हो गया है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा? फिर मैंने साहिल से पूछा, अच्छा तुझे उस लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी? साहिल ने कहा, नहीं। मैंने फिर कहा, अरे यार वो ऊपर 7वीं मंजिल पर। साहिल ने कहा, नहीं भाई। साहिल से मैंने बहुत पूछा, लेकिन उसने नहीं में ही जवाब दिया। इसका मतलब वो रोने की आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। वो रात भी ऐसे ही निकल गई। अगली रात जो मेरे साथ हुआ, यह मैंने कभी भी सोचा नहीं था। रात के करीब 2 बज रहे थे। साहिल ने मुझसे कहा, भूख लग रहा है, खाना खा लेते हैं। मैंने कहा, ठीक है। तब साहिल ने कहा, ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। साहिल पानी लाने के लिए चला गया। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने मुझसे कहा, मेरा बेटा 7वीं मंजिल के एक फ्लैट में फंस गया है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। मेरी मदद कर दो, मेरे साथ चलो प्लीज़। मैंने उस आदमी से पूछा, आपका बेटा वहाँ कैसे पहुँचा? तब उस आदमी ने कहा, वो खेलते खेलते 7वीं मंजिल पर चला गया और वहीं से ही उसकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे चल रहा था। तभी मुझे साहिल ने आवाज़ दिया। साहिल का आवाज़ सुनकर मैंने तुरंत साहिल की तरफ देखा और उससे कहा, साहिल मेरे साथ चल, इनका बेटा 7वीं मंजिल में फंसा हुआ है। तब साहिल ने कहा, किसकी बात कर रहा है?
तब मैं उस आदमी की तरफ पलटा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। साहिल बोला, चल मेरे साथ। फिर हम दोनों गेट पर आ गए। तब साहिल ने मुझसे सब कुछ पूछा और मैंने सब कुछ बता दिया। तब साहिल ने कहा, देख अजय, मैं भी यहाँ 2 महीने से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों से 7वीं मंजिल के बारे में सुना है। कई बार मैंने किसी को 7वीं मंजिल से गिरते हुए भी देखा है, लेकिन मैंने कभी भी इन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तेरे साथ जो हो रहा है, ऐसा 2 महीने में मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तूने जिस तरीके से ऐसी शक्तियों की तरफ रुझान दिखाया है, वो शक्तियाँ भी तुझे अपने तक लेकर जाना चाहती हैं। जो आदमी तुझे वहाँ ले जाना चाहता था, मुझे लगता है वो छलावा था। एक काम कर, तू ये काम छोड़ दे और कोई दूसरा काम कर ले। साहिल की बातों को सुनकर मैंने साहिल से कहा, भाई मैं घर जाना चाहता हूँ, अब मैं कहीं और काम नहीं करूँगा। उसके बाद मैं गांव वापस आ गया। अभी मैं अपने पिता के साथ खेती करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और खेती से मेरी कमाई भी अच्छी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि ऐसी शक्तियों से दूर रहें जिन्हें आप जानते नहीं। मेरा नाम बहादुर है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर को अपने जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी जिस पर विश्वास कर पाना कठिन होता है। मेरी ये कहानी तब शुरू हुई जब मुझे माल को पुणे से तमिलनाडु ले जाना था। मैं अपने कंडक्टर कल्लू के साथ पुणे से सुबह निकला था। पुणे से तमिलनाडु की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है। मैं तमिलनाडु NH-48 वाले रास्ते से जा रहा था। मैं अपनी ट्रक को लेकर रात के करीब 10 बजे चित्रदुर्ग पहुंचा। वहां हाईवे के किनारे एक ढाबे में मैंने अपने ट्रक को लगाया। वहां कल्लू और मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने कल्लू से कहा, यार मैं बहुत थक गया हूं, अभी 2 घंटा यहाँ आराम करेंगे, उसके बाद तमिलनाडु के लिए निकलेंगे। फिर हम दोनों वहीं ट्रक में आराम करने लगे। 2 घंटे बाद कल्लू ने मुझे जगाया, बहादुर भाई 2 घंटे हो चुके हैं, निकलने का समय हो गया है। मैंने कहा, अरे कल्लू, मुझे पता है तुझे गाड़ी चलाना है, इसलिए तू इतना उत्साहित हो रहा है। तू तो लगभग गाड़ी चलाना सीख भी चुका है। बस 2-4 महीने में तेरा हाथ तो पूरी तरह से बैठ जाएगा, उसके बाद तू ड्राइवर हो जाएगा, फिर अपने इस बहादुर भाई को भूल जाएगा। तब कल्लू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने कहा, मजाक कर रहा हूँ, चल ठीक है, तू गाड़ी का हवा पानी चेक कर, मैं मुंह में पानी मारकर आता हूँ। फिर मैं फ्रेश हुआ। उसके बाद हम दोनों ने एक एक चाय पी और अपने सफ़र के लिए निकल गए। इस बार गाड़ी कल्लू चला रहा था, मैं बगल वाली सीट में बैठा था। जब हम हिरियूर पहुँचे तो हाईवे में जाम लगा हुआ था। जब हमने पता किया तो पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से हाईवे जाम हो गया है। अब ये सुबह ही खुलेगी। मैंने कल्लू से ट्रक घुमाने के लिए कहा। हमें कल शाम तक हर हाल में तमिलनाडु पहुंचना था, क्योंकि हमें एक टाइम लाइन दी जाती है। उसी टाइम के अंदर हमें माल पहुंचाना होता है। हम हाईवे के किनारे उल्टी दिशा में धीरे धीरे ट्रक चला रहे थे। 20 मिनट चलने के बाद हमने ट्रक हाईवे से उतार लिया और एक सिंगल लाइन वाले रास्ते पर आ गए। कल्लू ने मुझसे पूछा, भाई आप कभी इस रास्ते से पहले भी गए हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन सुना है ये रास्ता आगे जाकर इसी हाईवे से मिलता है, इसलिए टेंशन मत ले। 20 से 25 किलोमीटर अंदर जाने के बाद जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया था। रास्ते के दोनों तरफ घने घने पेड़ थे। उस रास्ते पर मेरे ट्रक के अलावा और कोई भी रोशनी का स्रोत नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। कल्लू ने यह देखकर बोला, भाई जरा बाहर देखो, कितना डरावना लग रहा है। मैंने कहा, हाँ, ट्रक सावधानी से चलाना, ऐसे रास्ते में लुटेरे भी होते हैं। कल्लू ने सर हाँ में हिलाया
और ट्रक चलाता रहा। कुछ दूर आगे जाने के बाद रोड किनारे सफ़ेद साड़ी में एक औरत हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। कल्लू ने कहा, भाई लिफ्ट मांग रही है, क्या करूं, गाड़ी रोकूं या नहीं? मैंने कहा, गाड़ी मत रोकना, ये लुटेरे भी हो सकते हैं। नहीं तो सोच, इतनी रात में इस घने जंगल में कोई औरत क्यों होगी? मेरी बातों को सुनकर कल्लू ने कहा, सही बात है भाई, ये सभी पक्का चोर या डाकू होंगे। यह बोलकर कल्लू ने हल्के से ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और ट्रक उस औरत के बगल से निकल गई। मैंने साइड मिरर से उस औरत को देखा। उस जगह पर कोई नहीं था। मैंने ये बात कल्लू को नहीं बताई, क्योंकि ये बात अगर बता देता तो वो डर जाता। वैसे मैं तो समझ गया था कि वो कोई भूत या प्रेत थी। उस जगह से लगभग 100 मीटर ही आगे गया हूँगा कि तभी टायर फटने की आवाज़ आई। कल्लू ने ट्रक को रोड के किनारे लगाया। फिर हम उतरकर चेक करने लगे। ट्रक के आगे वाली टायर पंचर हो चुकी थी। मैंने कल्लू को टायर बदलने के लिए कहा। तब कल्लू ने कहा, भाई स्टेपनी टायर भी पंचर है। 2 दिन पहले जब टायर पंचर हुआ था, उसके बाद हमें टायर रिपेयर करवाने का समय ही नहीं मिला। अब हम क्या करें? तब मुझे याद आया, अरे हाँ, मैंने तो पंचर बनवाया ही नहीं। अब टेंशन बढ़ चुकी थी। एक तो ये काली अंधेरी रात, ऊपर से जंगली इलाका। मैंने कल्लू से कहा, देख, कोई ट्रक या गाड़ी आए तो टायर लेकर चले जाना और पंचर बनवाकर वापस आना। यह बोलकर मैंने समय देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कल्लू को ट्रक में बैठने के लिए कहा और खुद भी बैठ गया। हमें जंगली जानवर का भी डर था। कुछ समय बाद एक ट्रक पीछे से आया। मैंने उसे रुकने के लिए कहा। मैंने उस ट्रक के साथ कल्लू को पंचर बनवाने के लिए भेज दिया। अब मैं वहाँ अकेला था। चारों तरफ खूंखार जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं ट्रक के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक करके लेट गया। समय रात के 3 बज चुके थे। मैं सो चुका था। तभी मेरी आंख एक आवाज़ से खुली। वो आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई ट्रक पर गिट्टी मार रहा हो। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन होगा जो ऐसा कर रहा है? पहले मैंने खिड़की के कांच को नीचे करके देखा, कोई भी नहीं दिखा। फिर मैंने दूसरी तरफ के खिड़की के कांच को नीचे करके देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर मैं खिड़की के कांच को ऊपर करके लेट गया। कुछ देर बाद लगातार ऐसी आवाज़ें आने लगी। कोई 10 से 20 सेकंड के अंतराल में गिट्टी मार रहा था। मुझे पता चल गया कि कुछ तो यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करता? ट्रक में माल था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर थी। इसलिए न चाहते हुए भी मुझे ट्रक से उतरकर पीछे चेक करने के लिए जाना ही पड़ा। ट्रक के साइड में बहुत सारी गिट्टी पड़ी थी। मैंने कहा, कौन है जो ऐसी हरकत कर रहा है? तब कोई मेरे कानों में बोल कर गया, तेरी मौत। मैं डरकर एक झटके से पलटा। जिधर से वो आवाज़ आई थी वहाँ एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। ये तो वही भूतनी है जो लिफ्ट मांग रही थी। मैं उसको देख ही रहा था कि तभी वो अचानक से मेरे चेहरे के सामने आ गई। इतना भयानक चेहरा था उसका। मेरी बस चीख निकल गई। मैं वहाँ से भागा। ट्रक छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए ट्रक में चढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। खिड़की के कांच को पूरा ऊपर चढ़ा दिया। मैं तो पहले से ही उस खौफनाक भूतनी को देखकर डरा हुआ था। ऊपर से उन जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ मुझे और डरा रही थी। क्या करूं, क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक ट्रक के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मैंने हिम्मत कर आवाज़ दिया, कौन है, कौन है? तभी कल्लू की आवाज़ आई, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। कल्लू की आवाज़ को सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला।
मैंने खिड़की से बाहर देखा। कल्लू खड़ा था। मैंने थोड़ा कांच नीचे किया और बोला, दरवाज़ा खोल रहा हूँ, जल्दी ऊपर आ जा। कोई भूत पीछे पड़ गया है। और टायर कहाँ है? तब कल्लू ने कहा, कोई भूत वूत नहीं होता बहादुर, नीचे आ जा, टायर उधर रखा है। वो आवाज़ तो कल्लू की थी, लेकिन बात करने का रवैया कल्लू का नहीं था। मैंने नीचे उतरने से मना कर दिया। मैंने हल्का और कांच को नीचे किया, जैक को निकाल कर बाहर फेंका और कहा, पहले टायर बदल। यह बोलते ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैंने तुरंत कांच को ऊपर किया। मुझे डर लग रहा था, कहीं वो भूतनी अंदर ना आ जाए। वो भूतनी कभी रोड के एक तरफ दिखती तो कभी दूसरी तरफ। क्या डरावना मंजर था, सोचकर भी रूह कांप जाती है। अचानक से एक जोर की आवाज़ आई। कोई ट्रक के छत पर कूदा था। वह पक्का भूतनी थी। वो मेरा ट्रक जोर जोर से हिलाने लगी। एक अजीब सी डरावनी आवाज़ आ रही थी। ऐसी आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। मैं मन ही मन में बोल रहा था, हे भगवान, मुझे बचा लेना इस भूतनी से। कुछ देर ट्रक हिलने के बाद एकदम से सब कुछ शांत हो गया। ना कोई जंगली जानवर की आवाज़ आ रही थी, ना ही वो डरावनी आवाज़। मैंने ट्रक के अंदर की लाइट को चालू किया। गणपति जी की मूर्ति मेरे सामने रखी हुई थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। फिर मैंने बाहर देखा, कोई भी नहीं था। इतनी शांति तो मैंने कभी भी नहीं देखी। जब मैंने समय देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया था। शायद इसीलिए उस भूतनी का प्रभाव कम हो गया था। उसके बाद कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन वो भूतनी दोबारा नहीं दिखी। सुबह 10 बजे कल्लू टायर लेकर आया। डर की वजह से मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। कल्लू ने टायर बदला और वही गाड़ी को चलाकर ले गया। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। मैंने कल्लू को नहीं बताया। उसको बस मैंने इतना ही बोला कि कभी भी रात के समय ऐसे सुनसान रास्ते से सफ़र मत करना। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी सुनकर डर लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। मेरा नाम राम किशन है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। मैं लकड़ियों का व्यापारी हूँ। लकड़ियों को बेचना और ख़रीदना ही मेरा काम है। होली में मेरा काम बढ़ जाता है, क्योंकि होलिका दहन में लकड़ियों के लिए मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं। मेरे साथ एक डरावनी घटना पिछले होली में हुई थी, जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। पिछले होली में मुझे लकड़ियों के बहुत सारे ऑर्डर मिले थे। मुझे अलग अलग जगहों पर लकड़ियों को समय से पहुँचाना था, इसलिए मैंने सारे ऑर्डर पहले से ही भेजने शुरू कर दिए। अगले दिन होलिका दहन था। लगभग मैंने सभी के ऑर्डर उन तक पहुंचा दिए। मेरे पास लकड़ी का स्टॉक ख़त्म हो चुका था। मैंने सोचा था कि अब तो 2 दिन दुकान बंद रहेगा, होली हो जाने के बाद नया स्टॉक मंगवा लूँगा। लेकिन शाम को मेरे साले का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा, जीजा जी, मुझे होलिका दहन के लिए लकड़ी चाहिए। मैंने उससे कहा, मेरे पास जो भी लकड़ियाँ थी सब बिक गईं। मेरे पास अब लकड़ियाँ नहीं हैं। तब मेरे साले ने कहा, जीजा जी, कहीं से भी आप लकड़ियों का इंतज़ाम करो ना, नहीं तो मेरी होली ख़राब हो जाएगी। मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा, अगर पहले मुझे बताया होता तो मिल जाता, लेकिन इतने कम समय में लकड़ियों का इंतज़ाम कर पाना बहुत मुश्किल है। यह बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद मेरी घरवाली ने मुझे फ़ोन किया और कहा, मुन्ना आपसे लकड़ियों के लिए कह रहा है, तो लकड़ियाँ उसे दे दो ना। वैसे मैं बता दूं कि मेरे साले का नाम मुन्ना है। मैंने अपनी घरवाली को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। दुनिया भर की बहस करने लगी। तब मैंने थक हार के मुन्ना को लकड़ी देने का वादा कर ही दिया।
अब मुझे चिंता हो रही थी कि लकड़ियों का इंतज़ाम कहाँ से करूं। मेरे दुकान में मेरे साथ 2 वर्कर काम करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, भैया आप चिंता क्यों कर रहे हो, अपने दुकान के पीछे से ही तो जंगल शुरू होता है, वहाँ से लकड़ियाँ ले आएंगे। मैंने कहा, अभी समय कितना हो रहा है? देखा है, रात के 9 बज रहे हैं। इस समय जंगल में जाएगा। और मान भी ले, अगर हम जंगल से लकड़ियाँ ले आएंगे तो वो गीली लकड़ियाँ होंगी। तब वो दोनों कहने लगे, भैया हमारे पास कुछ सूखी लकड़ियाँ तो है ही, उसमें कुछ गीली लकड़ियाँ मिलाकर भेज देंगे। मैंने सोचा ये भी ठीक है, इतने कम समय में तो लकड़ियों का इंतज़ाम होगा नहीं। फिर हम तीनों लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद हमें कोई अच्छा पेड़ दिख नहीं रहा था जिससे हम लकड़ियाँ काट सकें। हम जंगल के और अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद हमें एक इमली का पेड़ दिखा। उस पेड़ के नीचे एक मोटा सा डाल टूटकर गिरा हुआ था। यह देखकर हम बहुत खुश हुए। हमें सूखी लकड़ियाँ मिल चुकी थी और पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने का मेहनत भी बच गया था। हम तीनों उस टूटे हुए डाल के पास गए। मैंने उन दोनों से कहा, तुम एक सिरे से और तुम दूसरे सिरे से लकड़ी काटना शुरू करो। वो दोनों जैसे ही लकड़ी काटना शुरू करने वाले थे कि आसपास की झाड़ियाँ हिलने लगी। वर्करों ने मुझसे कहा, भैया लग रहा है कोई जानवर है। मैंने कहा, डरो मत, इस छोटी सी जंगल में कहाँ से कोई खतरनाक जानवर होगा, कोई छोटा मोटा जानवर होगा। मैंने इतना बोला ही था कि तभी हमें पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। मैंने उन दोनों से कहा, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ। जब मैं उन झाड़ियों के पास जाने लगा तो कोई दौड़कर दूसरी तरफ चला गया। मैं वैसे तो डरता नहीं हूँ, लेकिन उस रात मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सा डर लग रहा था। मैं उस तरफ जाने वाला था जिधर मुझे लगा कि वो गई है। तभी मुझे कहीं और से पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं चुपचाप अपने दोनों वर्कर के पास आ गया और धीरे से कहा, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। मेरे वर्कर भी डरे हुए थे, उनके चेहरे से पता चल रहा था। हम तीनों वहाँ से जाने ही वाले थे कि हमें कुछ 10 कदम की दूरी पर सफ़ेद रंग का कुछ दिखा। उसका आकार तो इंसानों के जैसा ही था। हम जहाँ खड़े थे वहीं हमारे पैर जम गए। धड़कन इतना तेज चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि दिल बाहर को आ गिरेगा। जैसे तैसे हम अपने आप को संभाल ही रहे थे कि अचानक से वो चीज़ हमारी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। हम तीनों तो डर कर वहीं गिर गए। मेरे दोनों वर्कर तो वहीं बेहोश हो गए और वो सफ़ेद चीज़ बहुत तेज़ी से इमली के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मैं तुरंत अपने वर्करों को होश में लाने की कोशिश में लग गया। राजू, कल्लू, उठ जा। मेरे भाई, मुझे डर लग रहा है। तभी मुझे कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इमली के पेड़ के ऊपर से आ रही थी। जब मैंने ऊपर देखा तो वो सफ़ेद चीज़ मुझ पर कूद गई। मैं डरकर तो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन मेरे वर्करों ने मुझे जगाया, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई लकड़ी का कटा हुआ डाल नहीं था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपने घर वालों को बताया। मेरी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। मेरे पिताजी ने मुझे एक बाबा को दिखाया। उसके बाद मेरी तबीयत में सुधार हुई। मेरे दोनों वर्कर राजू और कल्लू की भी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन बाद में वो भी स्वस्थ हो गए। अंत में मैं यही कहूँगा, जो आप काम कर सकते हो जिसमें आपको कोई हानि ना हो, उस चीज़ पर ही किसी से वादा करना। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करना। और एक बात दोस्तों, अनसुलझी कहानियाँ की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी होली दोस्तों।